एक ऐसी सर्विस हिंदुस्तान ने निकाली जो दुनिया में उसका लोहा मारा गया, वो है आपका यूपीआई। आज हमारे मार्च के महीने में 16.93 बिलियन मतलब 1700 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए। कोविड के टाइम में आप सोचिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम लोगों ने करीब 40,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया कोविड के पीरियड में किसानों को, गरीब लोगों को। किसी देश में नहीं किया। आधार से बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट इस देश में कोई नहीं हुआ। दुर्भाग्य से आधार प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल लोगों ने बना दिया कि भाई ये तो सर्विलेंस हो जाएगा, लोगों को आप ट्रैक करोगे फिंगरप्रिंट लेकर के, भाई उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। डिजिटल इंडिया कैंपेन जो लॉन्च हो रहा है, तो इसका अगर आपने लोगो देखा होगा डिजिटल इंडिया का, वो लोगो था पावर टू एम्पावर। आज इसीलिए हमारे देश के लोग जो है ना, हमारा बिहार का जो गरीब आदमी है, शाम को अपने बाल बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करता है, क्योंकि अब कोई पैसा नहीं लगता है। 6.5 बिलियन डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन द डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर, ई साइन, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ऑथेंटिकेशन, ये सब मिला के इसको हम लोग इंडिया स्टैक कहते हैं। जब ये कोविड हुआ तो मिल तो सकते नहीं, तो सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके अपना जूम पे बात करते थे। आज जो है कोविन हमारा दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे पास 240 करोड़ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स उस कोविन के प्लेटफॉर्म पे हैं। 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, उस वक्त केवल 17% लोगों के पास बैंक अकाउंट था। अब लगभग 70% लोगों के पास नहीं। जो चीज हुई, ये बहुत बड़ी क्रांति एक प्रकार से हुई, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट डिजिटल इंडिया के बारे में, किस तरह इंडिया डिजिटली रेवोल्यूशनाइज हुआ, और इसके बारे में आधार, यूपीआई, द डिजिटल स्टैक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, द जैम, इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे कमाल की पॉलिसीज़ जिसने इंडिया को बदल के रख दिया। एक एग्जांपल में सर ये भी बताते हैं कि बिहार का रहने वाला मजदूर जो दिल्ली या मुंबई या चेन्नई या हैदराबाद में काम करता है, किस तरह से शाम को अपने घर पर वीडियो कॉल कर सकता है, और ये डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है। इस बारे में बात करने के लिए, इस कहानी को आपको समझाने के लिए, इस दुनिया को आपको दिखाने के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं, उनका नाम है श्री आर.एस. शर्मा जी। इनका योगदान जो है वो आप जब सुनेंगे तो शायद आपको भी मज़ा आ जाएगा। इस पॉडकास्ट की यात्रा पे मेरे साथ चलिए। इस पॉडकास्ट से डिजिटल इंडिया को समझते हैं, सर को समझते हैं, किस मेहनत से, किस विजन से इंडिया गुजरा है, जहां आज वो खड़ा है वहां तक पहुंचने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। सर जो आज कहानी हमें बताने वाले हैं वो इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में है। सर का कंट्रीब्यूशन इस रेवोल्यूशन में अद्वितीय है, अनपैरेलल्ड है, बहुत ही कमाल का है। आज आपका होने वाला तकरीबन हर काम जो डिजिटाइज हो गया है, उसमें सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। आधार, यूपीआई, इन सब चीज़ों में सर का एक कमाल का योगदान है, और भी बहुत कमाल के काम सर ने किए, जो हम सर की जुबान से समझेंगे, सर से समझेंगे कि सर ने किस तरह इन फीट्स को अचीव किया। आज आपके लिए इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर एक क्रैश कोर्स है। 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 1.5 घंटा, जितनी भी देर का ये पॉडकास्ट होगा, आप जब उस पर निकलेंगे तो जो आप डिजिटल इंडिया के बारे में जानते होंगे शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो आप इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़िए, सर से मिलते हैं, सर से बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। जैसा आई थिंक मेरे जो कैरियर रहा, उस कैरियर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही जी। संयोगवश या वैसे डिजिटल इंडिया या इंडिया की जो डिजिटल जर्नी है जी, वो लगभग उस जर्नी के साथ में हमेशा जुड़ा रहा, शुरुआत से लेके अब तक। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी निश्चित रूप से, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ते गए, इंडिया डिजिटल की अपनी जर्नी में आगे बढ़ता गया, तो आप इस जर्नी को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपके करियर की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि सर का करियर जब आप सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं किस व्यक्ति के सामने बैठा हूँ। मैंने आईआईटी कानपुर से मास्टर्स किया गणित में, मैथमेटिक्स में जी, और उसके बाद फिर मैंने उसी साल इम्तिहान दिया और 1978 में मैं आईएएस में आया, और मेरा कैडर बिहार में मिला मुझे। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बिहार में पोस्टिंग होती रही, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा, बेगूसराय में, पूर्णिया में, धनबाद में डिप्टी कमिश्नर, फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो मुझे शुरुआत से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी कहिए आज को, या उस वक्त जो है कंप्यूटर्स का बड़ा शौक था, और बड़े मतलब अच्छा लगता था कुछ डिजिटल चीज़ें कुछ हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो मैंने सबसे पहले 1985 में जब मैं कलेक्टर था बेगूसराय में, तो मैंने वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर खरीदा।
और उसी वक्त 1985 में मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। पहला आपका आपका कंप्यूटर पहला कंप्यूटर 1985 में था जी। और उस वक्त जो है बेगूसराय में हम लोगों ने एक DCM कैंडी करके मशीन हुआ करती थी। आज हार्ड डिस्क है, सब कुछ है, उस वक्त कोई हार्ड डिस्क वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम करके एक CPM था, कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर, और उसको सबसे पहला प्रयोग हमने ये किया कि जो आर्म्स हमारे बेगूसराय में थोड़ा क्राइम रेट ज़्यादा था, तो आर्म्स जो हमारे पूरे प्रदेश में, बिहार में जो खो जाते थे या चुरा लिए जाते थे या फिर जिनकी लूट हो जाती थी डकैती वगैरह में, तो वो लूट हो गई, उनकी इन्फॉर्मेशन सारे कलेक्टर, सारे SP को दी जाती थी सारे जिलों में। उसके बाद जब ये आर्म्स मिलते थे तो उसकी खबर भी मिल जाती थी। पुलिस एनकाउंटर में कोई मान लीजिए कोई बंदूक या रिवॉल्वर या राइफल मिली तो उसकी भी इंफॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी। लेकिन क्योंकि आर्म्स की जो नंबर्स हैं वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, 16 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, A B 1 2 3 उस तरह के, तो इनको मैच करना बड़ा मुश्किल था जी। तो हमने कंप्यूटर में डाल के इनको मैच कराया और करीब 22 पेयर्स हमें मिले। तो ये 22 केसेस एक प्रकार से पुलिस के सॉल्व हो गए। तो उस वक्त IG हुआ करते थे पुलिस में, वो DGP नहीं थे। तो उन्होंने सुना, वो आए बेगूसराय, कहा कैसे किया शर्मानी। हमने कहा भाई कैसे किया वो छोड़ दीजिए, ये हो गया वो देख लीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा, उनको भी लगा भाई इतने केसेस सॉल्व हो गए। उस वक्त से मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो फिर मैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया बना। पूर्णिया उत्तर बिहार में एक जिला है, बहुत बड़ा जिला है। तो उसमें जाके मैंने ट्रेजरी को कंप्यूटराइज किया, पब्लिक ग्रीवांसेस को कंप्यूटराइज किया। उस समय एक ये जो है नरेगा नहीं था, उसमें NREP था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो नरेगा का ही एक रूप है, उसके प्रोजेक्ट्स को किया। पूर्णिया में सीलिंग केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, तो सीलिंग केसेस को कंप्यूटराइज किया जिससे कि उसकी अच्छी मॉनिटरिंग हो सके। तो ये करते करते उसके बाद फिर मैं धनबाद में गया। धनबाद के बाद में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। और अभी देश में और कहीं पर डिजिटाइजेशन चालू नहीं हुआ? उस वक्त तक कोई जानता नहीं था, उस वक्त तक कंप्यूटर वगैरह खरीदने वाला मैं ही अकेला था अच्छा। पूरे पूरे प्रदेश में। हाँ। उसके बाद फिर जब 90 का दशक आता गया तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ उसमें। मैं जब 1990 में जब मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना बिहार का, उस वक्त हम लोगों ने एक प्रयोग किया कि भाई व्हीकल्स का टैक्स देने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी DTO या RTO के ऑफिस में, क्योंकि उसका पता लगाओ पहले कि टैक्स कितना है, फिर उसके बाद फिर पता लगा के फिर बैंक में जाके पैसा जमा करो, चालान लो, चालान की कॉपी DTO ऑफिस में दो, फिर वो बहुत सारा लंबा चौड़ा था। और टैक्स टोकन मिलता था उसको 1-1.5 महीने के बाद गाड़ी का। और उस वक्त वन टाइम टैक्स नहीं था जैसे आजकल छोटी छोटी गाड़ी वन टाइम टैक्स है। तो हमने शुरुआत की अक्रॉस द काउंटर टैक्स देने की, कि काउंटर के साथ ही टैक्स आप ले सकते हो। तो आप जाइए, व्हीकल का नंबर बताइए और उसके बाद वो कंप्यूटर बता देगा आपको कितना गाड़ी का मतलब टैक्स बाकी है और हम टैक्स दे दीजिए जी। तो हमने 5 जिलों में चालू किया ये पटना, मुजफ्फरपुर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। और ये 5 जिलों में जब सफल हो गया तो हमारा टैक्स करीब 4 गुना पड़ गया और करप्शन काफी करीब, हाँ बिल्कुल कम हुआ। 50 करोड़ से करीब 200 करोड़ के आसपास टैक्स हमारा हो गया, सिर्फ डिजिटाइज करने की। सिर्फ केवल डिजिटाइज करने की वजह से। और जो डिफॉल्टर थे उनको नोटिस देने की से, बिकॉज ट्रक्स वगैरह बहुत सारे ऐसे होते थे जो ऑफ रोड दिखा के टैक्स को चोरी करते थे, उनकी लिस्ट छाप दी हमने कंप्यूटर से। तो हमारे लोग वहाँ जा जाके देखने लगे भाई कौन सा ट्रक है, रास्ते में खड़े हो जाते थे जी, बजाय हर एक ट्रक को देखने के वो देखते थे कि इस सीरीज का ये ट्रक डिफॉल्टर लिस्ट में है कि नहीं, अगर वो है तो पकड़ लेते थे। तो ये काफी अच्छा इसका प्रयोग रहा। तो उसके बाद मैं भारत सरकार में आया तो तब एक नया दौर शुरू हुआ भारत सरकार में। मैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट में था, वर्ल्ड बैंक से डील करता था। तो उस वक्त कंप्यूटराइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ, एक सॉफ्टवेयर मैंने लिखा, मैं ही सॉफ्टवेयर लिखता था। अच्छा। हाँ, मेरा वो था ही रिगार्डिंग शौक, पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर लिखने का दी। तो मैंने ये देखा कि अगर किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप बताइए पहले प्रोसेस समझाइए, तो प्रोसेस समझेगा पहले, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर लिखेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं ही प्रोसेस जानता ही हूँ, तो लिखने को कोई बहुत कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी। यहाँ पे आके दिल्ली में आकर के मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ एक फाइल ट्रैकर सॉफ्टवेयर लिखा जो फाइल्स के मूवमेंट और लेटर्स के मूवमेंट के बारे में था।
इस तरह मेरी जो यात्रा शुरू हुई। ये सॉफ्टवेयर क्या करता था सर, मतलब ये सॉफ्टवेयर जैसे मान लीजिए आपके पास 50 चिट्ठियां आती सरकार में जी, तो कौन सी चिट्ठी कहाँ आई, कब आई, फिर उसको कैसे, उसका मूवमेंट कैसे हुआ अच्छा। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे। हाँ। तो उस वक्त इंटरनेट उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था जी। तो उस वक्त हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क में उसको सिस्टम को बनाया जी। लैन जिसको बोलते हैं आज। तो लैन के माध्यम से मैंने सॉफ्टवेयर पावर बिल्डर करके एक सॉफ्टवेयर पैकेज था उसमें लिखा और उसको यूज किया, उसके काफी फायदा हुआ। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर यशवंत सिन्हा जी। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार लोगों को, मैं पूरा इतना दिन हो गया मैं कंप्यूटर कंप्यूटर करता रहता हूँ, मेरे पास तो कंप्यूटर की डिग्री नहीं है जी। तो ये बड़ा प्रश्न था। और लोग मानते हैं यहाँ साहब शर्मा जी बड़ी अच्छी बात है, आप कंप्यूटर जानते हैं तो चलिए करते हैं, लेकिन वो शायद मेरी इज्जत इसलिए नहीं करते कि मैं बहुत कोई विद्वान आदमी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अच्छे पद पर हूँ, पहुंची IAS अफसर हूँ, तो लोग अपना बातचीत मानते हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास जो है एक रिगरस डिग्री होनी चाहिए। तो मैं 2000 में जब मेरी उम्र 45 साल की थी उस वक्त मैं अमेरिका में मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जाके 2 वर्ष वहाँ रहा और मैंने वहाँ से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पूरी की। बस सरकार ने आपको इसके लिए सरकार ने मिस्टर यशवंत सिन्हा वो जानते थे, उन्होंने कहा भाई ये तो कुछ अच्छा होगा अगर आप, तो उन्होंने छुट्टी, न केवल छुट्टी दी बल्कि मकान दिल्ली में रहने का वो भी रिटेन कर सका मैं, भारत सरकार ने वो छुट्टी दी। उसके बाद जाकर के अपना 2002 में जब मैं वापस आया तो फिर मैं झारखंड चला गया, बिकॉज उस वक्त झारखंड कैडर बन गया था और मेरा टेन्योर भी दिल्ली में समाप्त हो गया था। 1995 से 2000 तक 5 वर्ष का टेन्योर था, तो वो समाप्त हुआ। उसके बाद 2 साल मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद भी वापस आए। आपने 45 साल की उम्र में मास्टर्स करने को चुना, आप में सीखने की ऐसी। हाँ, तो मुझे ये लगा कि यार हम लोगों को बताते रहते हैं कि ये करो, प्रोग्रामिंग लिखते रहते हैं, लेकिन हमको कोई फंडामेंटल जानकारी नहीं है, मतलब उसके विषय के बारे में एक एक रिगर नहीं है हमारे पास। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके थोड़ा सा कुछ वो भी लगा, क्योंकि मेरे जो क्लासमेट्स थे मास्टर्स में वो मेरे बच्चे की उम्र के थे। सो थोड़ी शर्म भी लगी शुरुआत जी, लेकिन फिर मैंने अपना, और माहौल अच्छा रहा होगा धीरे धीरे। हाँ बहुत ही, और मैं अपने बच्चों के साथ गया वहाँ पे तो पूरा, अब जो लुटियर की दिल्ली में विनय मार्ग में मेरा मकान था उसको छोड़ के वहाँ जाके 700 स्क्वायर फीट के मकान में 6 लोग, मेरे 4 बच्चे और मैं और मेरी पत्नी रहे हम लोग। कष्ट का पीरियड तो रहा लेकिन इंटरेस्टिंग रहा। जी। जी। ये कमाल सर। फिर सर वहां से कहाँ यात्रा गई? वहां से यात्रा गई झारखंड में जी, क्योंकि तब तक झारखंड बन चुका था। 2002 में वहां पहुंचा है और मैं गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना वहां पे। और उस वक्त नए चीफ मिनिस्टर बने थे अर्जुन मुंडा जी। तो मुंडा साहब आते रहते थे गवर्नर साहब से मिलने के लिए, तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो मुंडा साहब ने कहा कि शर्मा जी आपने ये सब पढ़ाई लिखाई की है, कुछ किया है, और हमने वैसे भी, तो आप IT डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी के अलावा हम एडिशनल चार्ज में IT डिपार्टमेंट में आ गए जी। और IT डिपार्टमेंट में आकर के फिर हमने बहुत सारे विषयों पर, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारे 9 बॉर्डर पॉइंट्स थे बिहार के और यूपी के और उड़ीसा के। बिहार जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा से और बंगाल से और उत्तर प्रदेश से, कुछ मध्य प्रदेश का भी पार्ट है, उस सबसे पूरी बॉर्डर वर्षा है। तो 9 वहाँ पे हमारे वो थे पॉइंट, एंट्री पॉइंट। तो उधर एंट्री टैक्स वगैरह लगता था उस वक्त, सेल्स टैक्स। हमारे यहाँ से कोयला जाता था बाहर, बिहार से कोयला, आयरन ओर, उसी प्रकार से बहुत सारी वेजिटेबल ऑयल, ये सब चीज़ें बाहर से आती थी, तो बहुत चोरी होती थी टैक्स की। तो कमर्शियल टैक्सेस को हमने एक प्रकार से ऑटोमेट किया, डिजिटाइज किया। तो अब वो सब कार्यक्रम चलता रहा। रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल 2005 जुलाई में मैंने रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेट किया और तब से ले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम वहाँ चालू हुआ। आज 20 वर्ष हो चुका उसको। तो ये सारे काम मैं करता रहा और मेरे तबादला भी होता रहा वहाँ पे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे साथ लगभग पूरे दौर में रहा, कंसिस्टेंटली रही। कंसिस्टेंटली। सर जब आप ये सब कर रहे थे, जब आप इतना कुछ कर रहे थे, तो सरकार की एक नज़र थी, वो जानते थे कि आप एक कंप्यूटर एंथुजियास्ट हैं, एक डिजिटल एंथुजियास्ट हैं जो अपने आप से सब कुछ कर रहे हैं, और आपके कंपटीशन और लोग कुछ तैयार हो गए थे सरकार के अंदर? देखो इसमें क्या समस्या ये थी कि भाई उस समय उतनी ज़्यादा वो नहीं थी जानकारी लोगों को, बहुत ज़्यादा कहिए कि
वो नहीं था, मतलब उत्साह नहीं था एक प्रकार से। अब आपको आश्चर्य होगा, 1987 में हमारे यहाँ पूर्णिया में बाढ़ आई थी। तो उसके बाद राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD है, वहाँ पे एक कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पूरे देश की। जी, मैं भी उसमें गया था। तो उस वक्त मैंने वहाँ पे पब्लिक ग्रीवांसेस जो सॉफ्टवेयर था कि लोग लोग शिकायत करते हैं, शिकायत उनकी कहाँ गई, कैसे, किसने डिस्पोजल की, क्या डिस्पोजल वो निस्तारण हो के उसका, उसके बाद खबर उसको पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। तो राजीव गांधी जी ने स्वयं मेरा सॉफ्टवेयर वहाँ देखा। तो लोगों को ये तो था कि भाई शर्मा जी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे ट्रेजरी के अकाउंट्स हमारे हुआ करते थे, जिस स्टेट में ट्रेजरी होती है आप जानते हैं, तो ट्रेजरी खर्चा भी होता है ट्रेजरी के माध्यम से ही, और इनकम भी ट्रेजरी में के माध्यम से होती है। तो वो खर्चा और इनकम का हिसाब जो है हर महीने देना पड़ता है। तो उस वक्त हिसाब लिखने में, उनको हेड वाइज ऑर्गेनाइज करने में करीब 4-5 महीना लगता था। ये सालाना हिसाब की बात कर रहे हैं? नहीं, मंथली हिसाब। मंथली जैसे मान लीजिए आपने जून के महीने का हिसाब जो है आप नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में देते थे। तो सर ये तो उससे फायदा क्या हो, उससे नुकसान क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट को ये आइडिया ही नहीं रहता था कि कितना खर्चा हुआ और मेरी कितनी इनकम हुई। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। तो पूर्णिया में 1986 में हमने ट्रेजरी को कंप्यूटराइज किया। उस वक्त जो है इंटरनेट नहीं था, और उस वक्त ये भी नहीं था, वो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी नहीं था, वो डॉस करके था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का। तो उसमें हमने लगाया, और उसके बाद ट्रेजरी का अकाउंट जो है हमने हर महीना खत्म होने के तीसरे दिन हमने समर्पित कर दिया सरकार को। 6 महीने से 3 दिन समझ लगे। कल उसमें कुछ था नहीं। अभी एक बार जब ऑटोमेट है, एक बार सिस्टम पे आपका सारा का सारा डेटा है, उस डेटा को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कंसोलिडेट करना था, उसको रिपोर्ट बनानी थी, तो रिपोर्ट बना दी और उसके बाद उसको दे दिया। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 6 महीने का 3 दिन में हो जाता। तो हमने कहा भाई ये तो संभव है, आप जाके देख लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कुछ और जिलों में भी लोगों ने करना शुरू किया। भी तो बहुत अच्छी चीज है। और उसमें लोगों को बहुत सारा मिस क्लासिफिकेशन होता था कि इस हेड के बजाय उस हेड में खर्चा हमने बुक कर दिया, उस हेड के बजाय इस हेड में हमने इनकम बुक कर दी। ये जो समस्या थी वो समस्या भी दूर हो गई। तो काफी फायदा लोगों को महसूस होने लगा, और लोगों को ये महसूस होने लगा भाई ये जो है वो कम से कम बहुत इनका मतलब इस पर रुचि है। समस्या हमारी दूसरी थी। वो समस्या ये थी कि भाई अगर कोई रिफॉर्म होता था, अगर कर्नाटक में कोई रिफॉर्म हुआ या महाराष्ट्र में कोई रिफॉर्म हुआ तो या आंध्रा में रिफॉर्म हुआ, तो इन राज्यों को कहा जाता है बड़े प्रोग्रेसिव स्टेट हो। अब बिहार जैसे प्रदेश में कोई रिफॉर्म होता है या कोई आदमी बैठ के कंप्यूटर चला रहा होता है तो उसको कोई ज्यादा महत्व देता नहीं, हमारी पब्लिसिटी ज्यादा कोई नहीं थी। बट एनीवे मुझे क्योंकि रुचि थी और मेरा मन मानना ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस की जो स्थिति है उसमें काफी सुधार हो सकता है जी। और हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं, लार्ज स्केल समस्याएं, वो बहुत सारी समस्याओं का, सब समस्याओं का तो नहीं लेकिन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो सकता है, और अब तक हुआ भी है। और क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको ट्रांसपेरेंसी होती है, ओपननेस होती है। अब आप रेलवे के रिजर्वेशन को ले लीजिए, जब वो वक्त था जब आप टिक्की के साथ जैसे गुड़ के चारों तरफ मक्खियां जमीन में आते हैं, वैसे लोग घूमते थे। अब की इसको चाहता था उसको सीट देता था, जिसको नहीं चाहता नहीं देता। रिजर्वेशन कराना कितना डिफिकल्ट था, या पावर आज कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। तो इसीलिए ये जो मेरा मानना था कि ये बहुत बड़ा एक टूल है जिस टूल को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जी। और इसीलिए मैं शुरुआत से ही, और क्योंकि मैथमेटिक्स की मेरी बैकग्राउंड थी, IIT कानपुर में हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर कंप्यूटर जो है 74 में ही स्थापित हो गया था। उस वक्त ऑफ कोर्स दूसरे तरह का सिस्टम था, बड़ा सिस्टम था, उसमें पंच कार्ड से हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते थे, तो वो एक अलग सिस्टम था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भाई मैं शुरू से ही कन्विंस था कि ये चीज़ ऐसी है जिसका बहुत बड़ा उपयोग प्रशासन में और डिलीवरी में हो सकता है, तो उसी से मैं उसमें लगा रहा। कमाल सर, आपने बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री दिखाई हमें, किस तरह से आपकी यात्रा रही। अब चलते हैं सर इस तरफ कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो लॉन्च हो रहा है और आप वापस से भारत सरकार के साथ जुड़ चुके, सही कह रहा हूँ सर मैं? हाँ, तो मैं और थोड़ी कहानी को बरी देता हूँ जी। 2002 में जब मैं झारखंड में गया तो 2002 से 2009 तक मैं वहाँ काम करता रहा। जैसा मैंने कहा बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया,
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा डिपार्टमेंट रहा, आईटी, तो इसलिए उसमें मुझे मौका मिल गया। 2009 में मेरे पास मैं प्रमोट हो चुका था जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे। तो मेरे पास एक फ़ोन आया भारत सरकार से, कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ से, कि भाई आपको एक बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। मैं भाई कौन सा प्रोजेक्ट है, मुझे तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप जा करके नंदन नीलेकणी जी से मिल लीजिए। नंदन नीलेकणी जी उसके प्रोजेक्ट के हेड हैं, तो उनसे आप मिल लीजिए और आप लोग आपस में बात कर लीजिए कि कब मिलेंगे। तो मैं फिर लंदन से बातचीत हुई, लंदन के साथ में जो है 2009 में मिला। मई का महीना था शायद, मई अप्रैल या मई का महीना, यही महीना था। तो उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है डिजिटल आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को मैं चेयरमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका मिशन डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल जो है वो आप होना चाहेंगे कि नहीं। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल होना चाहूँगा, मुझे तो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो उस वक्त जो है हुआ, मुझे पता चला बाद में कि बहुत सारे हमारे लोग थे, बैचमेट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भाई हम नहीं जाना चाहते, बिकॉज उस वक्त वो केवल एक आइडिया था, केवल एक विचार था, उसका कोई वो अस्तित्व नहीं था जमीन पे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरा तो अच्छा लगेगा मुझे। तो उस तरह से मैं जुलाई 2009 में आधार में मैंने ज्वाइन किया एज डायरेक्टर जनरल एंड मिशन डायरेक्टर। नंदन वॉज द चेयरमैन और 24 जुलाई को उन्होंने योगदान दिया, 31 जुलाई 2009 को मैंने योगदान किया और उसके बाद हम लोगों ने आधार की शुरुआत की। तो 2009 से 2013 तक मैं आधार में रहा और हम लोगों ने उस वक्त तक 60 करोड़ आधार कर दिए थे। जुलाई 2009 से सितंबर 2010 तक हम लोगों ने पूरा उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, सब कुछ किया और 29 सितंबर 2010 को पहला आधार इशू किया गया महाराष्ट्र में। आपको याद होगा, टेम्बली गांव में सोना माने करके महिला थी, उनको आधार पहला दिया। सर एक बार इस आधार की यात्रा को समझते हैं कि आधार का कॉन्सेप्ट, आधार का जन्म कहाँ से होता है, आधार में आप किस तरह जुड़े, तो आपने बताया से लेके पहले आधार इशू करने तक की यात्रा को थोड़ा समझते हैं कि क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। हाँ, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है जी। 2006 के आसपास भाई हिंदुस्तान में ये होता रहा। शुरुआत में जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त था कि अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करेंगे, हम मतलब सारे एरिया को डेवलप करेंगे, तो उसमें रहने वाले सारे लोग, उनका विकास हो जाएगा। ये धारणा थी, उसको बोलते थे सीडी, कम्युनिटी डेवलपमेंट जी कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर लगा कि भाई ये अगर करोगे तो इसमें क्या होगा कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो तो और इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। तो फिर ये चालू किया गया कि गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हम कैसे दें, तो उनको सस्ते दर पर राशन दें या और कुछ स्कॉलरशिप दें बच्चों को, गरीब बच्चों को, या इस तरह की चीज़ें चालू हो गई। तो इंडिविजुअल फैमिली ओरिएंटेड बेनिफिट सिस्टम की शुरुआत हमारी करीब करीब 1970 के दशक से चालू हो चुकी थी। हम लोग जब जिले में थे तो उस वक्त एक प्रोग्राम चलता था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें लोगों को, गरीब लोगों को हम लोग सब्सिडी दिला के उनको दुकान खुलवाते थे या उनको गाय भैंस दिलवा के उनकी जीविकापार्जन का अच्छा इंतजाम होता था। तो ये चलने लगा। उसमें समस्या ये आई कि भाई बहुत से जो लोग थे वो डुप्लीकेट और घोष बहुत सारे डेटा में हो गए। अच्छा। कि एक व्यक्ति ने 2-3 नाम कर लिए, मेरा नाम मान लीजिए राम सेवक शर्मा है, तो मैंने राम शर्मा कर लिया, मैंने सेवक शर्मा कर लिया, RS शर्मा कर लिया, तो डुप्लीकेट्स होने लगे और घोस्ट भी होने लगे कि मतलब जो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता उसके नाम पर भी लोगों ने राशन लेना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी विचित्र समस्या थी। तो सन 2006 में भारत सरकार में एक कमेटी बनाई। उस समय तत्कालीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी और उस समिति का काम यह था कि कोई सिस्टम हम कैसा इजाद करें जिससे कि गरीब लोगों को BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड हम दे सके, एक प्रकार से कि हम मतलब, और वो यूनिक कार्ड दे सके, ऐसा नहीं हो कि कोई डुप्लीकेट और घोस्ट इस पर नहीं घुसे। ये बेसिक आइडिया था। तो वो कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी जी।
उसके बाद 2-3 साल तक कमेटी चलती रही, जल यूजुअल होता है कि बहुत सारी चीज़ें चली। उसके बाद उस कमेटी ने 2008 में ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये फैमिली ओरिएंटेड ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अगर इंडिविजुअल बना देंगे, इंडिविजुअल कोई यूनिक आइडेंटिटी बना देंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज़ फैमिली क्या है? फैमिली तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए हम बना देते हैं। उन्होंने 2009 में जनवरी में ये एस्टैब्लिश किया कि एक यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई जाए, जिसका काम होगा कि इस देश के जो नागरिक नहीं, इस देश के रेजिडेंट, इस देश के निवासी को किस तरह से हम लोग यूनिक आइडेंटिटी प्रदान कर सके। जी, तो ये उसका ओरिजिन है। आधार का जन्म। आधार का जन्म हुआ और एक नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर आधार के लिए नई सरकार आई थी उस वक्त, आपको याद होगा 2009 में दूसरी बार में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 2009 में ही ये हुआ। नंदन नीलेकणी जी की अध्यक्षता में एक ये अथॉरिटी को कहा कि भाई चलिए ये हेड करेंगे उसको। और उसका कारण ये था कि नंदन ने एक किताब लिखी थी उसके पहले। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि कोई एक प्रकार की आइडेंटिटी का सिस्टम यहाँ होना चाहिए देश में। तो उनको चुना गया, चलिए भैया बनिए। और ये और कई कंट्रीज में हो चुका था? जी नहीं, कहीं नहीं हुआ था, ऐसा कहीं नहीं। विश्व में सबके पास एक यूनिक आइडेंटिटी हो, ये विश्व में कहीं नहीं। नहीं, विश्व में देखिए आइडेंटिटी सिस्टम्स विश्व में जरूर है। नेशनल आइडेंटिटी नंबर है जी, यूके में है। जितने भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सब में बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको नेशनल आइडेंटिटी मिल जाती है जी तो कोई ना कोई नंबर रहता है जी। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर था, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है और वो रेजिडेंट्स को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को मिलता है। मैं जब स्टूडेंट था 2000 से 2002 तक मुझे भी सोशल सिक्योरिटी नंबर मिला हुआ था। तो ये जो सिस्टम था ये तो अलग चीज थी, बट बेसिक आइडिया ये था कि कैसे हम यूनिक आईडी बनाएं। तो अब जब हम लोग आ तो गए इसमें, आधार में हम डीजी बन गए और नंदन चेयरमैन बन गए। लेकिन अब ये था कि भाई अब किसको कैसे चलाया जाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रयोग किया बहुत सारे, किस तरह से आईडी का कंस्ट्रक्शन किया जाए, यूनिकनेस कैसे स्थापित की जाए, कैसे कहा जाए कि भाई राजन त्रिपाठी को एक ही आइडेंटिटी मिलेगी, एक ही। सर मैं भी इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ऐसा उसके बाद ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि मैं 2 आइडेंटिटी या 3 आइडेंटिटी बनवाऊं? तो ये जो इशू है बड़ा इंटरेस्टिंग इशू था। तो कहा भाई इसके लिए क्या हो सकता है। तो ये पाया गया कि भगवान ने या नेचर ने जो भी कही है, कुछ एट्रीब्यूट्स हमें ऐसे दिए हैं हर व्यक्ति को जो उसके बिल्कुल यूनिक है, जो बिल्कुल अलग है। जैसे फिंगरप्रिंट, मेरा फिंगरप्रिंट और आपका फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिल सकता। दुनिया में मिल सकता है, वो उसका भी अलग कहानी है। तो बेसिकली क्या हुआ कि फिंगरप्रिंट हमको बायोमेट्रिक मार्कर्स को लेना होगा जी यूनिकनेस करने के लिए। बिना बायोमेट्रिक यूनिकनेस हो नहीं सकता। अदरवाइज तो राजेंद्र त्रिपाठी विल बिकम राजेंद्र त्रिपाठी, विल बिकम समबडी एल्स एंड यू विल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी। जी ये तो हो नहीं सकती। तो हम चाहते, ये तो हो ही नहीं, अलाउड ही नहीं था हमको। जी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलो फिंगरप्रिंट देखते हैं। तो फिंगरप्रिंट पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। फिंगरप्रिंट में ये पाया गया कि बहुत लार्ज संख्या में फिंगरप्रिंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली उसमें कुछ एरर आ जाती है। तो यूरोपियन फिंगरप्रिंट्स का डेटा था 25 मिलियन, 2.5 करोड़ लोगों का, उसमें करीब 5% एरर थी। तो हमने कहा कि अगर 125 करोड़ लोगों में 5% एरर हो गई तो 6-7 करोड़ लोगों के पास डबल आइडेंटिटी होगी, तो ये प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। तो उसको भी रिजेक्ट किया गया। फिर कहा कि और क्या तरीका हो सकता है भाई इसको रिफाइन करने, यूनिक बनाने का। यूनिक बनाने का। तो बहुत लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। किसी ने कहा कि वो चलने के स्टाइल से यूनिकनेस आ जाती है, किसी ने कहा कि हाथ का छापा ले लीजिए उससे हो जाएगा। अब तरह तरह की बातें हुई। फिर ये हुआ आइरिस जो है, आइरिस भी एक यूनिक पैटर्न स्थापित करती है। प्रत्येक व्यक्ति की आइरिस का पैटर्न अलग होता है। तो कहा आइरिस को और फिंगरप्रिंट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इंश्योर कर सकते हैं हम लोग कि काफी हद तक यूनिकनेस हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया। और दूसरी बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उस दुनिया में इस प्रकार का प्रयोग कभी हुआ ही नहीं था। बायोमेट्रिक जो है केवल लोग इस्तेमाल करते थे क्राइम कंट्रोल के लिए। तो मान लीजिए एक मर्डर हो गया, मर्डर पे किसी के फिंगरप्रिंट के निशान आए तो उसको जो सस्पेक्ट है उनके निशानों से मैच किया गया, कार भाई ये मर्डर इसी ने किया है, इसके गिलास पे इसका चिन्ह है। उस तरह से जो
फोरेंसिक पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल होता था जी, डेवलपमेंट पर्पज के लिए कभी हुआ नहीं जी। तो हम लोग पहली बार एक जो है नया प्रयोग कर रहे थे पूरी दुनिया में जी। तो ये हुआ कि भाई आइरिस और फिंगरप्रिंट दोनों को मिला के हम जो है इंश्योर कर सकते हैं कि यूनिक हो गया। उसमें भी कुछ भी एरर था सर उसमें? उसमें एरर बहुत कम है, मतलब 99.976% एक्यूरेसी है। वाह, तो आप सोच लीजिए 0.024% केवल जो है उसकी इनएक्यूरेट होगा। तो मतलब आप मान लीजिए कि 150 करोड़ में 1 लाख आदमी या 50,000 आदमी हो सकता है डुप्लीकेट आईडी हो। अब तक तो कोई मिला नहीं, आज तक कोई नहीं मिला। आज तक कोई नहीं मिला। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। उसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। दुर्भाग्य से आधार प्रोजेक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल लोगों ने बना दिया। पहली कंट्रोवर्सी ये हुई तो जो सारे बांग्लादेशी इसमें जो है हिंदुस्तान मतलब हो जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी जी। ये दूसरी पार्टी थी, दूसरे लोग थे, उनका कहना था कि भाई ये तो सर्विलेंस हो जाएगा, लोगों को आप ट्रैक करोगे फिंगरप्रिंट लेकर के। तीसरी तो ठीक भाई उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, लोगों का प्राइवेसी का एक इशू आ गया। चौथा था कि भाई आप ये कर ही नहीं सकते हो, ये तो मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है, एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे मतलब चीज़ें लोगों को डाउट्स हुए और लोगों ने बड़े इसके बारे में विरोध किया। तो काफ़ी विरोध इसका आधार का हुआ और लेकिन ये प्रोजेक्ट चलता रहा। और मैं 2013 में मेरा और प्रमोशन हो गया, 2012 में ही हो गया था एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त झारखंड में प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। तो प्रेसिडेंट रूल में मुझे कहा गया भाई आप झारखंड में चीफ सेक्रेटरी बन के चाहिए जी। तो उस वक्त मैं झारखंड में चला था 1 साल भर की। तो ये मेरी 4 वर्ष की यात्रा आधार में रही, जहाँ पे मैं पूरा हम लोगों ने उसको बनाया। कमाल। अब आ जाते हैं सर 2014 की तरफ, जब हमने डिजिटल इंडिया का नाम सुनना शुरू। हो सकता है ये परिकल्पना तो बहुत करनी से थी, लेकिन नाम हो। उसके पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि 2013 में मैं वहाँ गया। उसके बाद 2014 में किसी कारणवश उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हो गए जो हेमंत सोरेन जी, अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, वही चीफ मिनिस्टर हुए थे जी। तो उनके कार्यकाल में मैंने कहा कि मैं अब दोबारा भारत सरकार जाना चाहता जी। मैं बेसिकली रिटायर होने वाला था सितंबर 2015 में। मैंने कहा मैं जरा कुछ भारत सरकार में कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैं भारत सरकार में फिर दोबारा आ गया और सहयोग की बात यह है कि मैं दोबारा आईटी सेक्रेटरी के रूप में आ गया भारत सरकार की। तो मैं यहाँ आया 1 मई 2014 को और नई सरकार वो आई 26 मई 2014 में। तो ये एक प्रकार से हम लोगों को मौका मिला कि भाई कुछ जो है आईटी के सेक्टर में हम काम करें जी। सबसे बड़ी हमारी चिंता ये थी कि ये आधार प्रोजेक्ट किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को अब कैसे रिवाइव करें, क्योंकि प्रोजेक्ट पे खतरा आ गया। तो सौभाग्य से क्या हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून में एक रिव्यू लिया हम लोगों का, आईटी डिपार्टमेंट का भी रिव्यू था, तो मैंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया उसमें और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा साहब देखिए आधार से बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट इस देश में कोई नहीं हुआ आईटी के क्षेत्र में। इसमें पैसा जो खर्च हुआ है करीब 10,000 करोड़, तब तक हम लोग करीब 7-8 हज़ार करोड़ खर्चा कर चुके थे, लेकिन इसका फायदा होगा कम से कम 50,000 करोड़ सालाना। तो इतना बड़ा फायदे का चीज कोई है जी। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा मतलब उत्सुक हो गए, भाई बताओ क्या है जी। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा साहब 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोग देते हैं, ऐसा फूड सिक्योरिटी एक्ट में देते हैं, तब तक फूड सिक्योरिटी एक्ट आ चुका है जी, उसमें देते हैं, उस पर नरेगा में हम पैसा खर्च करते हैं, इसके बाद ओल्ड एज पेंशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, करीब 5 लाख करोड़ का भारत सरकार पैसा देती है। और इसमें कम से कम 10% के डुप्लीकेट्स और फेक्स है मिनिमम जी। तो वो तो सब लोग जानते हैं कि भाई उस तरह था जी। तो पहले 10% 5 लाख करोड़ का 50,000 करोड़ हो गया जी। तो 50,000 करोड़ का तो आपका फायदा इसी में हो जाएगा। तो लगता है प्रधानमंत्री जी की बात ये समझ में आएगी भाई ये बढ़िया चीज़ है। फिर उन्होंने मुझसे उसी मीटिंग में कहा कि शर्मा जी आपने झारखंड में एक डिजिटल सिस्टम अटेंडेंस का, जब मैं गया था वहाँ चीफ सेक्रेटरी रूप में, तो मैंने चालू किया था कि आप जो डिजिटल सिस्टम अटेंडेंस का आप उसको यहाँ चालू कीजिए। तो मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सामने था सर। वो ये था कि आधार के ऊपर, आधार की ये प्रॉपर्टी है
ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्टी। एक तो यूनिकनेस है, एक तो यूनिक नंबर आपको मिल गया जो जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। दूसरा ये है कि आप कहीं भी किसी जगह पे भी प्रूव कर सकते हैं कि आप हैं, और वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। तो आप अंगूठा लगाइए, ओटीपी दीजिए, या फेस ऑथेंटिकेशन आजकल होने लगा है, जो डिजी यात्रा में आप फेस ऑथेंटिकेशन करते हो, तो उस वक्त जो है ऑथेंटिकेशन हमारा चालू हो चुका है। और आप सोचिए कि 117 अरब 170 बिलियन ऑथेंटिकेशन आज तक हो चुके हैं। 1.3 बिलियन आधार, 1.4 बिलियन आधार हमारा इशू हुआ है। अब तक 116 बिलियन ऑथेंटिकेशन होगा। एक आदमी ने एवरेज करीब करीब 100 बार ऑथेंटिकेशन किया है, चाहे वो राशन लेना हो, टेलीकॉम का कनेक्शन लेना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो। यहाँ भी तो मैंने जो है सबसे पहला ऑथेंटिकेशन का प्रयोग जब मैं गया चीफ सेक्रेटरी बनते झारखंड में, तो मैंने कहा यार अटेंडेंस लगाओ सब लोग। हाँ, तो अपना आइए, एक मशीन रखी हुई है वहाँ पर, उसमें उंगली लगाइए और अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। जी, तो लोगों ने समय पर आना शुरू कर दिया। जी, तो हमने 6 दिन के बजाय 5 दिन का वीक करवा दिया वहाँ पे, तो लोग खुश भी हो गए। अच्छा, पहले दुखी थे लेकिन खुश भी हो गए। जी, तो ये चालू किया, तो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं किसी ने बता दिया कि भाई ये जो है ऐसा झारखंड में ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा शर्मा जी आपने झारखंड में किया हुआ है? तो हमने कहा हाँ साहब किया हुआ। तो बोले इसको कर सकते हैं भारत सरकार में? कर सकते हैं। कब तक कीजिएगा? हमने कहा हम 2 अक्टूबर को आप लॉन्च कर दीजिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये आधार पर ही आधारित है, क्योंकि आधार को खत्म करने की बात चल रही थी, तो मैंने उनको बता दिया। बोले हाँ ठीक है कहिए इसको। फिर उन्होंने नंदन से बताया, मैंने कहा भाई हमको तो लगता है आधार बच गया। तो फिर उन्होंने नंदन से हमने रिक्वेस्ट की भाई आप माननीय प्रधानमंत्री से मिलिए और इसको प्रारंभ कीजिए, देखिए उनसे बात कीजिए। उन्होंने कहा भाई मैं तो अभी इलेक्शन हार चुका हूँ। तो नंदन लड़े थे इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। अच्छा, 2014 में। तो उन्होंने कहा मैं तो बंगलौर साउथ था या बंगलौर कौन था, वहाँ से इलेक्शन हार चुका हूँ, तो मैं दोबारा मैं मिलूंगा, अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अरे भाई ये देश का मामला है, बिल्कुल ठीक, आप मिलिए। उनकी पत्नी ने भी समर्थन किया इस बात का, तो वो प्रधानमंत्री से मिले जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई 2014 में। और उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की कि इस प्रोजेक्ट को आप जिंदा रखिए। जितना 2014 तक जो नई मतलब गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जो है उसको काफी हद तक एक्सीलरेट किया। Put it this way, don't beat government। तो आधार में जब शुरुआत हम लोग कर रहे थे जी, तो उसमें ये था कि भाई टिपिकली क्या होता है कि जो भी नंबर होता है ना, वो नंबर में इंटेलिजेंस रखने का एक सिस्टम है। जैसे गाड़ी का नंबर है तो UP16 वॉटेवर, जो नोएडा की गाड़ियों का नंबर है, तो आप देख के बता सकते हैं कि नोएडा की गाड़ी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में नंबर आप देखेंगे कि नंबर में इंटेलिजेंस है। जी जी। तो हम लोगों ने शुरुआत में ये की थी कि आधार को प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आधार में प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला बात हमने कहा कि आधार जो है एक रैंडम नंबर होगा। जी, वही मतलब आधार को देख करके आप ये नहीं पता लगा सकते कि आदमी महिला है पुरुष है, जी, बूढ़ा है जवान है, जी, मैरिड है अनमैरिड है, जी, उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है, जी, कुछ ही तरह का कोई इंफॉर्मेशन नंबर नहीं देता। नंबर एक सिंपल नंबर है। तो एक बात तो ये हो गई कि हमें नंबर बनाना है। अब नंबर कैसे उसको मतलब स्ट्रक्चर किया जाए, तो एक तरीका ये था कि जैसे UP16 BR मान लीजिए हमने बनाया, तो उसमें अल्फा है और न्यूमरिक भी है, नंबर भी है, 16 नंबर भी है, और यूपी ये अल्फाबेट के नंबर भी है अंग्रेजी के। तो कहा कि भाई बहुत से लोगों के पास तो कोई फ़ोन नंबर होता है, तो हमने कहा कि ये केवल नंबर होगा, इसमें कोई अल्फा नहीं होगा। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि भाई कितना बड़ा होना चाहिए, तो हमने कहा कि 120 करोड़ हम लोग हैं, तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 120 करोड़ इसमें आ जाए, समा जाए, ठीक है ना। तो कितने डिजिट का होना चाहिए, तो उस तरह से ही उसको 12 डिजिट का 444 के चंक में उस नंबर को बनाया गया। 12 डिजिट में 11 डिजिट हमारे जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब हुआ 11 नंबर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। 12वां डिजिट चेक डिजिट है, कंप्यूटर साइंस में उसको चेक डिजिट बोलते हैं, कि ये 11 डिजिट में मान लीजिए 4 5 है, 5 4 हो गया, तो वो पकड़ लेगा 12वां नंबर, उसको चेक डिजिट बोलते हैं। लेकिन 11 नंबर से आपको 10 पे 11
10 टू द पावर 11 नंबर्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, और 10 टू द पावर 11 होता है 100 करोड़। तो हम 100 करोड़ नंबर इससे बना सकते हैं। तो 100 करोड़ की हमारी नंबर लाइन है, बड़ी नंबर लाइन जी, उस पर हमने रैंडमली ये नंबर एक 1.130 करोड़, 100 करोड़ नहीं, सॉरी 100 बिलियन, वही मैं भी सोच रहा था 100 बिलियन, नहीं 100 करोड़ नहीं भाई, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 100 बिलियन आप सोच के, आज विश्व की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो पूरे दुनिया को नंबर दे सकते, दुनिया को आधार दे सकते हैं, बिल्कुल जी। तो ये हमने बनाया, और उसमें क्या हुआ कि आप जो है एक 1.3 बिलियन हम लोग हैं, और 100 बिलियन लंबी लाइन है जी, और उस पर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नंबर जी। तो प्रोबेबिलिटी कि कोई भी नंबर आप सोच ले और वो किसी का आधार नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी केवल 1% है जी। तो इस पर एक किताब है, एक देयर इज अ बुक, जो हम लोगों ने मतलब कोई भी काम किया था तो ऐसे नहीं किया था कि मन में आया तो हमने शर्मा जी के मन में आया, नंदा जी के मन में आया तो कर दिया। ये बाकायदा एक MIT के प्रोफेसर है संजय शर्मा, और एक सज्जन और है कनकिया करके, उन दोनों ने किताब लिखी है नंबरिंग सिस्टम ऑफ आधार। उस किताब वो अवेलेबल है UIDAI के उसमें क्यों ऐसा होना चाहिए, इसका पूरा लॉजिक एक्सप्लेन है। कमाल सर, जिस आधार जो आधार हमारे जीवन का इतना बड़ा पार्ट बन चुका है, हर जगह आधार, घर वाले परेशान की आधार में एड्रेस अपडेट कराओ, हर कोई आधार मांगता है, उस आधार की जो आपने कहानी बताई सर, ये बहुत ही कमाल की कहानी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आधार के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नंदा सर को धन्यवाद, और जिन लोगों ने भी सहयोग किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर, कमाल की चीज़ है सर। डिजिटल इंडिया आप शुरू हो रहा था 2014 में, तो हुआ ये कि हम लोगों को कहा गया कि नहीं, अब नई गवर्नमेंट आई है, आप जो है डिजिटल इंडिया हम लोग शुरू करना चाहते हैं। और विश्व में कोई हमारा रोल मॉडल था कि ये डिजिटल इंडिया में बहुत सारे देश आगे हैं? नहीं, देखिए डिजिटल सिस्टम्स तो दुनिया में बहुत जगह हैं जी। एक तो आधार वैसा यूनिक आइडेंटिटी कहीं नहीं था, और अभी भी बहुत कम देशों में है जी। कम देश चालू कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान से सीख के चालू कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं परसों ही बंगलौर में था, और वहाँ पे हम लोगों का एक सेंटर फॉर ओपन सोसाइटल सिस्टम्स करके संस्था है जो IIIT बैंगलोर जी ने स्थापित की है जी। उसमें वही है कि हम किस प्रकार से ओपन सिस्टम्स को, डिजिटल सिस्टम्स को दुनिया में हम लागू कर सकते हैं, तो अफ्रीका में या साउथ ईस्ट एशिया में उसको किस तरह लागू करें, तो वो एक अलग मुद्दा है। बट बेसिकली क्या हुआ कि आधार तो हमने बन गया था आधार, उसके बाद फिर हुआ कि जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि भाई हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं जी। तो डिजिटल इंडिया हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग बनाते हैं। IT डिपार्टमेंट ही उसका डिपार्टमेंट था, और हम सेक्रेटरी थे उस डिपार्टमेंट। तो हमने उनको मतलब 10-5 प्रोजेक्ट को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके हम उनके पास गए कि भाई साहब ये डिजिटल इंडिया है। तो उन्होंने कहा ये डिजिटल इंडिया नहीं है। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि आप ये भूल जाइए कितना पैसा खर्च होगा, उसमें क्या होगा, एक विजन बनाइए, एक बड़ा आपका स्वरूप क्या होगा डिजिटल इंडिया का, इसको आप बनाइए। ये भूल जाइए कितना पैसा इसमें खर्च होगा, इसका हम क्या चाहते हैं। तो हम लोगों ने उसको फिर आर्टिकुलेट करना शुरू किया। प्रादुर्भाव डिजिटल इंडिया के लिए आपको कहा गया कि एक विजन सोचिए, तो डिजिटल इंडिया जो हिंदुस्तान में हम इतना सुनते कि हिंदुस्तान डिजिटाइज हो गया, डिजिटल इंडिया, क्या था सर, इसकी कोर वैल्यू क्या थी, इसके मूल तत्व क्या थे, क्या सोचा आपने कि किस तरह क्या होगा डिजिटल इंडिया सर? पहला जो विजन था डिजिटल इंडिया का, जो हम लोगों ने आर्टिकुलेट किया, वो था कि टू डेवलप इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी जी एंड नॉलेज इकोनॉमी जी। डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी विद डिजिटल और एम्पावरमेंट हो, नॉलेज के ऊपर आधारित इकोनॉमी हो जी, ये उसका विजन। सर नॉलेज इकोनॉमी का एग्जांपल अगर आप समझा सके तो? नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है कि हम लोग जो भी काम करें, इस जो भी इकोनॉमी कई तरह की होती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के ऊपर आधारित इकोनॉमी हो गई जी। और उसी प्रकार से जो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है सॉफ्टवेयर, जो ज्ञान के ऊपर आधारित जो अर्थव्यवस्था हो जी, जिसमें ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जी, वो बेसिकली दैट व्यवस्था जी, उसी को आप नॉलेज इकोनॉमी कहेंगे जी। तो ये इसका बेसिक विजन था। फिर ये हुआ कि भाई इसके क्या एरिया कौन कौन से होने चाहिए जी। तो हम लोगों ने 3 लेयर इसकी बनाई। पहली लेयर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू सिटीजन्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी है जी, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के कोई डिजिटल काम हो ही नहीं सकता। ठीक बात, ठीक है। तो पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया जी, कि पहले रोड बने तब ना उस पर गाड़ी दौड़े, नहीं ठीक बात। तो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप ही हो गए, रोड्स, बिजली,
ये सब चीजें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ ये टेलीकॉम कनेक्टिविटी जी। उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी चीजें हैं, जैसे आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आइडेंटिटी भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी तरह पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी पेमेंट सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोग उसको इस्तेमाल कर सके, पहला तो ये हुआ। दूसरा एरिया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले काफी नहीं होगी आगे बढ़ने के लिए, हमें इसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब डिवाइसेस होनी चाहिए, मान लीजिए अब टेलीकॉम का कनेक्टिविटी तो हो गई जी, लेकिन कनेक्टिविटी को इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो सॉफ्टवेयर और एंड सर्विसेज जी। और सॉफ्टवेयर क्यों? सॉफ्टवेयर डिलीवर करेगा सर्विसेज को, सेवाएं, डिजिटल सेवा होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, ये दूसरा एरिया था इसका। और तीसरा सबसे बड़ा एरिया था कि सॉफ्टवेयर भी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। अब भाई जब तक कि हमारे सिटीजन्स, हमारे जो लोग हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, डिजिटली एम्पावर नहीं होंगे, जब तक सशक्त नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं होगा कैसे इस्तेमाल करें इस सॉफ्टवेयर को और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तब तक कोई काम बनेगा नहीं होगा। तो सिटीजन्स एम्पावरमेंट, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ये तीसरा विजन एरिया था जी। और इसका अगर आपने लोगो देखा होगा डिजिटल इंडिया का, वो लोगो था पावर टू एम्पावर। वाओ जी, कि एम्पावर कैसे करें लोगों को। तो बेसिकली सिटीजन्स एम्पावरमेंट, सर्विस डिलीवरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इसके बेसिक कोर वैल्यूज थे डिजिटल इंडिया। सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, दूसरा उसे यूज कर सके उसके लिए सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का खैर है ना, और तीसरा लोगों को सशक्त बनाना, वो समझ तो जाएगी ये है क्या। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस की। तो ये बेसिक आइडिया शुरू हुआ। फिर ये हुआ भाई केवल एक कॉन्सेप्ट और विजन रख के हमको काम नहीं चलेगा। फिर कहा कि कुछ ऐसी चीजें हम टारगेट, कुछ लक्ष्य बनाएं, कि लक्ष्य रखे कि क्या हम करेंगे अगले आने वाले वर्षों, इस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में। तो फिर उसके लिए बनाया गया कि भाई हम इतने इंटरनेट कनेक्शन देंगे, प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड और एवरी सिटीजन। हर सिटीजन का सरकार के क्लाउड पे एक अपना प्राइवेट घर होगा, प्राइवेट स्पेस होगा, जहां पे अपने वो डॉक्यूमेंट रख सकेगा। डिजिटल लॉकर, जिसको आज लॉकर का जन्म यहाँ से होता है, डिजी लॉकर का जन्म यहाँ से होता है जी। तो ये चीजें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक उसका पिलर था। 9 पिलर्स हम लोगों ने 9 पिलर्स इसके स्थापित किए डिजिटल इंडिया के। उसको जो है बताया गया कि ये चीजें हमें करनी है। ये तो विजन हो गया। इस विजन को लेकर अचीव करने के लिए हमें करना क्या होगा, वो सब चीजें 9 चीजें स्थापित की गई। सर आप वो 9 पिलर्स बता सकते हैं? 9 पिलर का मुझे याद तो नहीं है जी, लेकिन कुछ याद है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है जी, प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड है जी, उसी प्रकार से जैसे कि मतलब जितनी भी चीजें हैं उनको डिजिटाइज करना है जी, तो ये देखना है। सर्विसेज को, कौन कौन सी सर्विसेज को हमें लेना है। तो अब मुझे 9 याद नहीं रहे, करीब 10 साल पहले की बात हो गई। ये 1 जुलाई 2015 को, वैसे शुरुआत तो डिजिटल इंडिया के आर्टिकुलेशन की पहले हो गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2015 को उसको फॉर्मली लॉन्च किया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। सर कमाल की यात्रा आपने आधार की बताई, कमाल की यात्रा आपने डिजी लॉकर की बताई। डिजी लॉकर यानी कि प्राइवेट स्पेस ऑन पब्लिक क्लाउड, सही कहा सर मैंने? जी बिल्कुल, ये यहाँ से कंसीव हुआ, इस थ्योरी से कंसीव हुआ। सर इंडिया स्टैक और डीपीआई कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी है पर समझते नहीं है, इन्हें समझाइए सर, ये क्या है? देखिए, ऐसा हुआ कि 2014 तक आधार करीब पूरा हो चुका था एक प्रकार से, और उसके एप्लीकेशंस की शुरुआत होने वाली थी। तो मैं उस वक्त, जैसा मैंने बताया कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के रूप में आ गया था वहाँ पे, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का भी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये हुआ कि भाई इसके ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं आधार के ऊपर। और आधार का एक जो एट्रीब्यूट बताया मैंने, ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से, आइरिस के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं कि आप है, उसका क्या फायदा हो सकता है। तो उसका पहला फायदा, जैसे मैंने कहा कि झारखंड में हम लोगों ने अटेंडेंस सिस्टम लगाया जी,
उसके बाद 2014 के अक्टूबर में ही भारत सरकार में भी अटेंडेंस सिस्टम लग गया। आज पूरे पूरे राज्यों में, सारे राज्यों में वही अटेंडेंस सिस्टम चालू हो रहा है, चल रहा है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बनाना शुरू किया। पहला प्रोडक्ट ये बनाया कि भाई बैंक अकाउंट खोलने में लोगों को कितनी परेशानी पड़ती है और गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खोला नहीं जाता, खुलता ही नहीं। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि बैंक में उसका अकाउंट खोलने के लिए करीब 100 रुपए का खर्चा होता है बैंक के द्वारा। उसके पहले नंबर तो उसके पास आइडेंटिटी पेपर नहीं है, तो एक आइडेंटिटी पेपर एक प्रकार से आधार ने क्रिएट कर दिया। जी, अब आधार ने एक यूनिक आईडी पेपर तैयार कर दिया, आईडी डिजिटल आईडी तैयार कर दी। तो अब जो है अकाउंट खोलना में फिर भी अगर उसका फोटो कॉपी करेंगे, उसका आप करेंगे तो पैसा खर्च होगा। तो एक नया प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक KYC, ई KYC। तो ई KYC से क्या हुआ कि आप अपनी ऑथेंटिकेट करिए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। अब तो फेस के ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं जी। तो वो करके आप आराम से, जैसे ही आप करेंगे, इमीडिएटली आधार के लोग जो है डायरेक्टली बैंक वालों के डेटाबेस में आपका एक डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट आपके आइडेंटिटी का वो आपको भेज देंगे, डिजिटली साइंड आधार जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक KYC हो गया। अब इसकी कॉस्ट हो गई 0 लगभग। ये कॉस्ट तो लगती नहीं, बट डेटा आपने ऑथेंटिकेट किया, ऑथेंटिकेट करके वहां से डिजिटल सिस्टम चला गया। तो जब कॉस्ट कम हो गई तो ये बहुत बड़ा अचीव काम हो गया, बिकॉज अब बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया। तो 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया गया जैन का, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन, आधार, मोबाइल। हाँ जी। जनधन हो गया अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन मतलब पीपल्स मनी, ठीक है। जन माने आदमी, पीपल, और धन माने मनी, तो पीपल्स मनी। आधार हो गया आइडेंटिटी जी, और मोबाइल हो गया मोबाइल कम्युनिकेशन जी, कि हम आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करेंगे तो हम मोबाइल के माध्यम से बता सकेंगे लोगों के आपका अकाउंट खुल गया, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, वगैरह वगैरह। तो जैन ट्रिनिटी का शुरुआत हुई वहां से। और उसमें क्या हुआ कि एक नया अभियान चलाया गया, जनधन अभियान। उसमें 440 करोड़ अकाउंट खोले गए करीब 400 दिन में। वाह। तो ये हिंदुस्तान में 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, उस वक्त केवल 17% लोगों के पास बैंक अकाउंट था। आज हिंदुस्तान में 82% लोगों के पास, लगभग 17% लोगों के पास की नहीं है। हाँ, अब लगभग 70% लोगों के पास नहीं है जी। और एक के पास 4 अकाउंट भी है, वो अलग बात है, लेकिन 82% लोगों के पास कम से कम एक अकाउंट है जी, एडल्ट्स के पास। तो ये जो चीज हुई, ये बहुत बड़ी क्रांति एक प्रकार से हुई, मैं समझता हूँ। क्योंकि अब जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि मान लीजिए मैंने जो है आपको सीधा आपके अकाउंट में पैसा में ट्रांसफर से सीधा आपके अकाउंट तक आपको बेनिफिट पहुंचेगा। बीच में जो भी चौधरी कमीशन खाता था, जो भी था, सब को बांट। पहले हम हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि 1 रुपए में 17 पैसे ही गरीब आदमी के पास पहुंचते हैं जी, तो वो भी 1/6 पहुंचता है जी। आज जो है एक ढीला भी कहीं नहीं जाता, सीधा उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो चीज हुई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये शुरुआत हुई। मात्र 400 दिन में आपने 40 करोड़ अकाउंट खोले। 400 दिन में 40 करोड़ अकाउंट खुले उसमें। तो एक आधार का ये उपयोग हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि डिजिटल सिग्नेचर जो है, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आदमी को पहले जाना पड़ता था कहीं पे NIC में या किसी में। लोग डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी लोग अपने साइन करने ये सब करने के लिए। तो वो था कि भाई डोंगल होता था, डोंगल, USB पोर्ट जो बोलते हैं। USB पोर्ट में आपको एक मिल गया की पेयर जिसको बोलते हैं, जो थोड़ा टेक्निकल है, और आप उसको साइन कर सकते। तो हमने कहा कि जब आपकी आइडेंटिटी क्लाउड पर है जी, तो ऑथेंटिकेशन क्लाउड पर है, तो हम व्हाई कांट वी क्रिएट एक क्लाउड में ही हम डिजिटल सिग्नेचर भी बना दें जी। तो अब डिजिटल सिग्नेचर को भी हम लोगों ने ऑन डिमांड कर दिया जी। तो ये ITF पे परिवर्तन किया हम लोगों ने, नियम बनाए उसके। और उसमें आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न अपना फाइल करते हो, तो क्या करते हो आप, जो है कंप्यूटर पे फाइल किया आपने, उसके बाद आप अपना
पैन नंबर देते हो जी का पैन जो है आपके आधार से लिंक्ड है और आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक्ड है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप प्लग इन करते हो तो आपका डिजिटली साइन हो जाता है। वो आपका जो सबमिटर जी सबमिट करते हो, इसमें पहले आपको क्या करना पड़ता था कि पहले आपको उसको प्रिंट लेना पड़ता था, सिग्नेचर करना पड़ता था और बंगलोर का जो आईटी का प्रोसेसिंग सेंटर है उसको भी लेना पड़ता था। जी आज वो पूरी की पूरी चीज ऑटोमेटेड हो गई। तो ई साइन जो है ये भी एक आधार के ऊपर आधारित था, बिकॉज डिजिटल आईडी के ऊपर आधारित है। उसी प्रकार से अब ई साइन हुआ, वो एक डिजिटल लॉकर का कॉन्सेप्ट निकला। जी वही जो डिजिटल इंडिया का जो पार्ट था, जी उसमें कहा कि आप अपने आधार का ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करके आप एक अपना लॉकर खोल सकते हो। जी तो आज हमारे डिजिटल लॉकर में करीब 650 करोड़ डॉक्यूमेंट है। 6.5 बिलियन डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन द डिजिटल लॉकर। करीब 220 करोड़ लोगों के पास आज डिजिटल लॉकर है। हर व्यक्ति का कम से कम 2 से 3 डॉक्यूमेंट उसमें पड़े हुए हैं। हर व्यक्ति का तो नहीं है क्योंकि 220 करोड़ का ही है, लेकिन एक है व्यक्ति के 10 डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस उस पर है, आपका आधार उस पर है, आप और भी डॉक्यूमेंट डाल दीजिए। आप डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं डिजिटल अपने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिग्नेचर करके, तो आप आसानी शेयर कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का उसको आप डाल दीजिए। आपका पोल्यूशन कंट्रोल का माने जितना भी पेपर है उन सबको आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी यूटिलिटी बन गई। तो डिजिटल लॉकर, ई साइन, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ये जो है आपका ऑथेंटिकेशन, ये सब मिला के इसको हम लोग इंडिया स्टैक कहते हैं। सर जो देश इस कदर पढ़ाई में इतना, सब तो आगे नहीं है सर, एक बहुत बड़ा तबका है इतना पीछे, बहुत बड़ा तबके के पास पैसे की कमी है, बहुत बड़े तबके के पास एक विजन की कमी हो सकती है। सब की कमी होने के बाद एक देश इस तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन में इतना तेजी से आगे भाग रहा है। हाँ ये तो कमाल कर रहे थे सर आप लोग। और ये उसके बाद क्या हुआ कि 2016 में, 2015-16 की बात है, एक जो ये लगा कि भाई अभी पहले आपको याद होगा जब बैंक के अकाउंट में डिजिटल हुआ था तो हर एक बैंक का अपना एक ऐप होता था। ऑनलाइन एसबीआई हुआ या कुछ पेटीएम हुआ, इस तरह के ऐप्स चल रहे थे। तो एक जो चीज हुई, यूपीआई में बैंक के अकाउंट से पेमेंट सिस्टम को अनबंडल कर दिया गया। जी अब एक नए क्लास उत्पन्न हुआ, दिस इज कॉल्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, ये सारे लोग मिलकर के नाउ अब पेमेंट का जो आपका जो ऐप है, उस एक ऐप से आप जितने भी आपके बैंक अकाउंट है वो आप कनेक्ट कर सकते हो करेंगे सर, और आप पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल करेंगे सर। ये तो एक ऐसा उपलब्धि है जो दुनिया जिसका डंका मानती है सर। ये जो हुआ जी दिसंबर 2016 में इसका लॉन्च किया गया भीम के माध्यम से, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम वो एक्रोनिम है उसका, उसको लॉन्च किया गया। उसके बाद से फिर बाकी जनता ने, बाकी लोगों ने, बाकी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने उसको अडॉप्ट किया। आज हमारे पिछले महीने, मार्च का महीना, अप्रैल का तो डेटा मेरे पास नहीं है, मार्च के महीने में 16.93 बिलियन मतलब 1700 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुए, और वो ट्रांजेक्शन्स पूरी तरह से फ्री, जी लोगों के लिए फ्री। हाँ और इसमें जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो भी नहीं लगता इसमें, जी। जो मतलब बेसिकली क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे लगता है, वो यहाँ नहीं लगता है। मैं सवाल को पूछना चाहूंगा कि सर एक ऐसी सर्विस हिंदुस्तान ने निकाली, भारत ने निकाली, जो दुनिया में उसका लोहा मारा गया, वो है आपका यूपीआई। यूपीआई आज भी बहुत अच्छे अच्छे देशों के पास उस एफिशिएंसी का नहीं है जो इस भारत के पास है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले हमारे घर वाले किसी को डिजिटली पैसा देते हुए डरते थे। छोटा आदमी जिसके पास पैसे की भारी तंगी रहती है वो तो इस बारे में भरोसा कर ही नहीं सकता था। आज एक पान वाले से लेके, एक सब्जी वाले से लेके, बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा 5 स्टार चेन, सब यूपीआई को यूज करते हैं। मैंने ऐसा कहीं कुछ होते हुए नहीं देखा है। सर यूपीआई कहाँ से जन्मा, यूपीआई की क्या कहानी है, यूपीआई में आप लोगों की यात्रा कैसी थी, और आज कहाँ है और कहाँ पहुंचेंगे, इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी जो है बहुत फंडामेंटल चीज है। वाह, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के डिजिटल दुनिया में जब तक कि आप प्रूव न करें कि आप राजन हैं डिजिटली, तो कौन भरोसा करेगा? ट्रस्ट पैदा नहीं हो सकता कोई। तो ट्रस्ट जो है ना, आइडेंटिटी, ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी इज द फंडामेंटल ट्रस्ट, उसका पहला चीज है। तो यूपीआई में क्या हुआ कि यूपीआई में भी आपको पहला काम तो मैंने बताया, जैसे कि अनबंडल कर दिया गया पेमेंट को
और बैंकिंग सर्विसेज को। जी, बैंकिंग सर्विसेज अपना अकाउंट डिपॉजिट करे, लोन दे, जो कुछ करना है करे। जी, लेकिन पेमेंट सिस्टम्स जी वो अलग, कंप्लीटली अलग प्रोवाइडर करेंगे। इसके पीछे कोई सोच थी सर? सोच यही थी कि भाई किस तरह से हम लोग अनबंडल कर। देखिए, अनबंडलिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, जिसे आप समझना होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो, या बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हो, तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड लगाते हो। बिल्कुल सर, ठीक है जी, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। आप ऑथेंटिकेट करते हो कि आप हो जी, ठीक है, मेरा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है ना। तो ऑथेंटिकेशन एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया ऑथराइजेशन। जी, ऑथराइजेशन मीन्स आप अपना अकाउंट ट्रांसफर, डेबिट किया, क्रेडिट किया, किसी आदमी को ट्रांसफर किया। जी, तो ऑथेंटिकेशन जो है ट्रांजैक्शन की पहली स्टेज है। जी, और ऑथेंटिकेशन 3 प्रकार से होता है। जी, कैसे प्रूव करोगे कि आप डिजिटल दुनिया में कि आप हो? पहला, जिसको बोलते हैं व्हाट यू हैव, जो क्या चीज आपके पास है। जी, मोबाइल फोन आपके पास है, कार्ड आपके पास है, वो व्हाट यू हैव का हुआ। दूसरा होता है व्हाट यू नो, जो आप जानते हो। क्या जानते हो आप? यूजर नेम जानते हो, पिन जानते हो, ठीक है ना, पासवर्ड जानते हो, ये व्हाट यू नो। तीसरा हो गया व्हाट यू आर। जी, व्हाट यू आर जो है ना, ये सबसे पावरफुल ऑथेंटिकेशन है। जी, क्योंकि व्हाट यू नो और व्हाट यू हैव, इसको तो आप किसी को दे सकते हो। जी, अपने बच्चे को आपने कार्ड दे दिया, बोले बेटा ये मेरा पिन है, जाने पैसा निकाल ला, पैसा निकाल लाएगा। जी, लेकिन अपनी उंगली तो किसी को नहीं दे सकता पैसा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट यू आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। देन यू गो टू एयरपोर्ट। अब जाते हो आप, तो एयरपोर्ट में जब डिजी यात्रा होती है, तो डिजी यात्रा कोई ऐसा तो नहीं है कि कार्ड के माध्यम से, कार्ड तो कोई भी आपका घुसा देगा, कोई किसी दूसरे को कार्ड दे दिए, वो घुस जाएगा एयरपोर्ट पे। लेकिन आप स्वयं जाते हो तो व्हाट यू आर, आपका चेहरा वहां पहुंचेगा, और आपका चेहरा आपके बिना नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो ये जो ऑथेंटिकेशन, अब हमने क्या किया कि आधार जो बनाया हमने, उसको बोलते हैं फाउंडेशनल आइडेंटिटी। फाउंडेशनल का मतलब हुआ वो किसी पर्पज स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं है, किसी काम के लिए नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो एक्चुअली एलिजिबिलिटी लेस आइडेंटिटी है। वो केवल ये कहता है कि आप हैं वो, बस। जी, आप जो है, यहाँ तक कि आप भारत के सिटीजन है कि नहीं, वो भी उसमें नहीं है। जी, आपने देखा होगा आधार चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ऑफ सिटीजनशिप। आधार केवल आइडेंटिटी का प्रमाण है, राष्ट्रीयता का नहीं है। तो ये जो चीज की, उसमें क्या हुआ कि आपने दोनों चीजों को वो कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे कॉमन प्रॉब्लम है ऑथेंटिकेशन की, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे मोबाइल सिम लेना हो, या राशन लेना हो, या फिर मतलब बैंक अकाउंट खोलना हो, सबसे पहला काम है आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। कोई भी औपचारिक सिस्टम जिसको आप पहले अप्रोच करोगे, सबसे पहले पूछो क्या आप कौन है, बताइए भाई। जी, तो वो आप कौन है वाला काम आधार करता है। जी, उसके बाद जब एक बार प्रूव हो गया, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक, तो ये जो अनबंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ, अलग अलग करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आधार का। उसी अनबंडलिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूपीआई में इस्तेमाल किया कि भाई बैंक, अपना बैंक में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो बैंक के ट्रांजेक्शन है, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है, वो बैंक से कनेक्ट करो, वहां से पैसा निकालो और उधर दे दो। तो एक आपको एजेंसी होनी चाहिए जो सेटलमेंट करे कि यहाँ से पैसा, मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट किया 50 रुपया, तो मेरे अकाउंट में डेबिट हो जाए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, और शाम को टाइम में ऐसे सारे ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हो जाए। तो सेटलमेंट की काम जो किया वो एनपीसीआई ने किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बॉडी है जो इसको सेटल करती है। तो इससे क्या हुआ कि इससे सारा का सारा फ्रिक्शन बंद हो गया। आप ये सोचिए, एक टेलर के ट्रांजेक्शन करने में, टेलर मतलब जाके पैसा निकालिए बैंक से, ये एस्टिमेट किया गया करीब 45 रुपया खर्च होता है। ठीक, क्योंकि बैंक वाला अपना आदमी रखेगा, काउंटर रखेगा। एक एटीएम से पैसा निकालने में करीब 5-6 रुपया खर्च होता है एवरेज। और एक जो ये इस तरह का डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में, इसमें जीरो खर्च होता है, कोई खर्चा नहीं। और न केवल मेरा और आपका खर्चा नहीं है, बल्कि सिस्टम का भी कोई खर्चा नहीं, क्योंकि एक रिकॉर्ड वहां क्रिएट करना है डेबिट का, एक क्रेडिट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, एक सेटलमेंट डायरेक्टरी करनी है। तो ये जो चीज हुई,
यही रिवोल्यूशनरी पार्ट है। आज हम 45 रुपए के खर्चे से, जो एक पैसा निकालने का खर्चा है, पैसा देने का खर्चे से आज हम शून्य पर आ गए जी। इसी में लोगों ने खूब इसको अडॉप्ट किया जी। टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा ये दो चीजें मैं मानता हूँ। टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, कितनी सॉफिस्टिकेटेड हो, अगर टेक्नोलॉजी लोगों का भला नहीं करती तो बेकार है। बेकार है, बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में, है ना, टेक्नोलॉजी को व्यवहार में लाने में 3 चीजें जरूरी है। उनको 3 C में कहता हूँ। एक है कॉस्ट कम होना चाहिए, मतलब फ्रूगल होना चाहिए, फ्री हो तो और अच्छा, कॉस्ट कम से कम हो। दूसरी है कन्वीनियंस, आराम हो, मैं घर बैठे सिनेमा की टिकट बुक कर सकता हूँ, घर बैठे ट्रेन की टिकट बुक कर सकता हूँ, कितना कन्वीनियंट है। और तीसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब मुझे ट्रस्ट होना चाहिए। पहले शुरुआत में आपको याद होगा लोग डरते थे कि भाई हम ये डिजिटल नहीं करेंगे, हम ही देखे कि हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। अब कॉन्फिडेंस हो गया। तो कॉन्फिडेंस, कन्वीनियंस, कॉस्ट, 3 C अगर जहां होंगी वहां डिजिटल एडॉप्शन होगा जी। ये बेसिक प्रिंसिपल यूपीआई में पैदा हुआ। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, लोगों ने खूब अडॉप्ट किया जी, स्वीकार किया जी। डिजिटल में सबसे बड़ी चीज है भाई लोगों को भागीदारी होनी चाहिए जी। तो फिर मैं बताऊंगा कि टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती जी तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता सर, सब ख्याल होते हुए सब ख्याल होता जी। तो उसी में फिर क्या हुआ कि मतलब मैं किस तरह चला गया TRAI में, और वहां जाके टेलीकॉम का, अच्छा आपने उसको भी रेवोल्यूशनाइज किया। अरे टेलीकॉम में प्राइसेस जो है उस वक्त रखे, जब मैंने चार्ज लिया था TRAI के चेयरमैन का, उस वक्त प्राइसेस थी 274 रुपीज पर गीगाबाइट। सर मैं 2G 3G था जी। पर 1 गीगाबाइट ना प्राइस थी 350 रुपया जी। आज जानते हो कितनी प्राइस है? नहीं सर। 28, सोचो तुम 28 दिन का प्लान होता है लोगों का जी, 199 रुपए का। बिल्कुल सर। उसमें 1.5 गीगाबाइट पर डे मिलता है, ही। तो 1.5 गुणा 28 हो गया 42 जी। 42 मिलता है 200 रुपया में जी। कितना हुआ? 1 गीगाबाइट का 5 रुपया जी। 275 से जी 5 रुपए तक जी हम लेके आज। इसीलिए हमारे देश के लोग जो है ना, हमारा बिहार का जो गरीब आदमी है हाँ। जो यहाँ रहता है दिल्ली में, शाम को अपने बाल बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करता है, क्योंकि अब कोई पैसा नहीं लगता है जी। कितना कम पैसा लगता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्रांति इस देश में हुई है जी। और वो क्रांति अगर नहीं होती, आज हर व्यक्ति के पास टेलीफोन है, 128 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है इस देश में, और करीब 800 मिलियन जो है 80 करोड़ यहाँ पे इंटरनेट के यूजर्स हैं इस देश में। यहाँ करीब 65 करोड़ स्मार्टफोन है इस देश में, और 2.5 करोड़ 25 मिलियन पर क्वार्टर बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन। तो अब तो एकदम मतलब कम्युनिकेशन का 4G 5G सब जगह है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ है। यूपीआई की भी ये बहुत बहुत कमाल की चीज थी। यूपीआई जरूरी है भाई, बिना अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, टावर नहीं आ, जो गांव में लोग बोलते हैं टावर नहीं आ रही, टावर नहीं आ रही तो कैसे मतलब चलेगा? फिर तो यूपीआई चलेगा जी। तो ये जो है देखिए, उसके बाद मेरी यात्रा जो रही कि 2015 में 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया का शुरुआत हुआ। उसके बाद में चला गया एज चेयरमैन TRAI, सरकार ने मुझे बना दिया चेयरमैन ट्राई। तो वहां मैं करीब 5 वर्षों तक रहा जी। जब तक मेरी उम्र पर 65 साल नहीं हो गई। ये रिटायरमेंट के बाद आपको 5 साल की जिम्मेदारी दी गई। हाँ जी, करीब 3 साल की थी। उसके बाद रिटायरमेंट से पहले ही 1-1.5 महीना पहले ही मैं वहां चला गया। मेरा रिटायरमेंट 30 सितंबर को होने वाला था उस साल में 2015 में, लेकिन 9 अगस्त को ही मैं वहां जाके मैंने योगदान दिया। वहां जाके फिर टेलीकॉम से रिलेटेड जो इश्यूज हुए, जियो का प्रादुर्भाव हुआ, जियो ने इलेक्ट्रॉनिक KYC का इस्तेमाल किया, करीब 10 करोड़ कस्टमर उन्होंने 100 दिन में बनाए। तो ये जो मतलब डिजिटल जो टेलीकॉम के जो मोबाइल सिम्स देने का जो काम था, वो कितना एक्सीलरेट हो गया इलेक्ट्रॉनिक KYC की वजह से, ये भी एक कहानी है। क्योंकि तब मोबाइल कनेक्शन लेने के पहले आपको 40-50 रुपया कम से कम खर्चा होता था। वो जाएगा, आपका फोटो कॉपी करेगा, और मतलब उसके बाद कई सारे फ्रॉड मोबाइल कनेक्शंस भी इश्यू होते थे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक KYC हो गया तो डिजिटल तरीके से होने लगा। तो ये जो है, और उसके बाद फिर
हमारी करीब करीब 2009 में 34% हमारी टेली डेंसिटी थी। टेली डेंसिटी का मतलब होता है 100 लोगों में से 34 लोगों के पास फोन था। आज हमारी टेली डेंसिटी 93% है। 100 में से 93 लोगों के पास हाथ में कौन है? हाथ मैंने बताया ना आपको 128 करोड़ लोगों का कनेक्शंस हैं, जिसमें यूनिक कनेक्शन करीब 900 या 1000 मतलब 100 करोड़ के आसपास होंगे, 90 या 100। किसी के पास 2, किसी के पास 3 होगा, लेकिन ये कनेक्शन तो 100 करोड़ लोग। हाँ, कुछ कनेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि ऑपरेटिव नहीं है। जी, ठीक बात। तो वो अलग बात है। सर, यूपीआई के बारे में समझा, आधार के बारे में समझा, इन सब के बारे में समझा, उमंग क्या है सर? अब देखो भैया, ऐसा है कि ये सब एप्लीकेशंस बन गए, ठीक है ना। अब आदमी के पास कितना ऐप्स डाउनलोड करेगा। सरकार की सेवाएं बहुत सारी डिजिटाइज हो गई, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की, वो सब चीजें मतलब एप्लीकेशंस बन गए, ऐप 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 ऐप। अब ये हुआ कि भाई ऐसा करें हम लोग कि क्यों नहीं एक अम्ब्रेला हम ऐप बना दे, जिसके माध्यम से जिसके अंडरलाइन सारे ऐप्स रहें, तो व्यक्ति केवल एक ही ऐप डाउनलोड करे, उसके बाद जितनी सर्विसेज हैं और जिनके सर्विसेज की जो ऐप्स हैं उन ऐप्स में घुस जाए। तो ये मान के चलो कि बहुत सारे घर बने हुए हैं, उन घरों के आगे बाउंड्री खींच दी हमने और उसका एक कॉमन एंट्रेंस लगा दिया। ठीक, उसके बाद जिस घर में जाना उस घर में चले जाओ, ठीक, काम करो। तो 50 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बजाय आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यही उमंग है। जी सर, ये तो हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि लोगों ने किस तरह इसका फायदा लिया। सर, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव तो गवर्नेंस से भी बड़ा होगा। गवर्नमेंट भी आपस में जो काम करती है, आप एक किसी और के साथ काम करते हैं, आपके साथ जो आपके कलीग्स काम करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, गवर्नमेंट के अंदर इसका डिजिटाइजेशन का किस तरह का प्रभाव पड़ा और क्या हमने यूनिक काम किए? देखिए, गवर्नमेंट में तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हर स्तर में पड़ा जी। जैसे कि राज्य सरकारों में भी, केंद्र सरकार ने भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल किया, उसके बाद टेलीकॉम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया। तो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है बहुत होने लगी, बहुत मतलब कई सारी सर्विसेज को हम लोगों ने मतलब डिजिटल डिलीवरी करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना, जैसे कि मतलब मंडी के दाम पता लगाना है तो अपना एप्लीकेशन से पता लगा लीजिए। उमंग में बहुत सारे एप्लीकेशन शामिल हैं, तो एक प्रकार से उसका फायदा होना शुरू हुआ। सरकार को 2 फायदे और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्केल पे। पहला फायदा तो ये हुआ कि डुप्लीकेट्स और घोस्ट खत्म हो गए। इससे जो लीकेज होता था सब्सिडीज का, बेनिफिट्स का, वो लीकेज खत्म हो गया। अब जो है कोविड के टाइम में आप सोचिए कि कोविड के टाइम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम लोगों ने करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया कोविड के पीरियड में, किसानों को, गरीब लोगों को। वो किसी देश में नहीं किया। अमेरिका में चेक बना बना के लोग भेज रहे थे, तो बाद में चेक लूट रहे थे जी। और हमारे यहाँ तो सब, अब हम लोगों ने क्या किया कि आधार को फाइनेंशियल एड्रेस बना दिया। इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। आधार एक नंबर है जी, बैंक अकाउंट भी एक नंबर है। बिल्कुल। अब बैंक अकाउंट को आप सीड कर दीजिए आधार से, ठीक बात। तो आधार से बैंक अकाउंट लिंक हो गया जी, और अब हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमने कहा कि भाई ये आधार नंबर को हम 100 रुपया ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जब वो 100 रुपया ट्रांसफर करने के लिए वो एनपीसीआई जो बड़ी संस्था बताई थी उसके पास गया, उसके पास एक टेबल है, उस टेबल में 2 कॉलम है। पहला कॉलम है आधार नंबर, दूसरा कॉलम है बैंक का नाम। बैंक का नाम, अकाउंट नंबर नहीं। तो उसने कहा अच्छा भाई ये 1 2 3 4 आधार नंबर है, ये बैंक ऑफ इंडिया में इसका खाता है बंदे का जी, तो बैंक ऑफ इंडिया में पैसे भेज दिए। बैंक ऑफ इंडिया वाले के पास पता है कि आधार नंबर के पास कौन सा अकाउंट नंबर है, तो उस अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो विद इन 1 सेकेंड आपका पूरा पैसा चला जाता है। आपको भारत सरकार को कुछ नहीं जरूरत है पता लगाने की कौन सा बैंक अकाउंट नंबर है इसका। बैंक अकाउंट नंबर बड़े लंबे चौड़े नंबर होते हैं जी, उनको एंट्री करना भी प्रॉब्लम है। आधार बड़ा सिंपल सा 12 डिजिट का नंबर है ना, तो वो अपना कर दिया। इस प्रकार से आधार को एज फाइनेंशियल एड्रेस, मतलब एक व्यक्ति का जैसे नहीं होता है कि एड्रेस, समझ गया सर मैं। तो वित्तीय एड्रेस हो गया, उसके अकाउंट से डायरेक्ट लिंक हो गया। एक ऐसा नंबर है सर जो वक्त आने पर हम किसी भी चीज तरह से मोड़ा रखे और कोई भी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं गवर्नेंस के और पब्लिक के और फायदे। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जितने भी जो ये थे मतलब सिस्टम्स थे, ये पैन नंबर था। अब लोगों के पास 4 पेन बनवा के रखे हुए जी, तो सरकार ने कहा कि पेन को आधार से लिंक कर दो जी,
तो एक पेन जो है, मान लो 3 पेन मेरे पास है और मैं आधार तो एक ही है मेरे पास, तो पेन को आधार से लिंक करूंगा, तो दोनों तीनों को लिंक करूंगा तो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा, भाई साहब इसके पास 3 पेन है, तो 2 हटाओ। तो जितने भी डेटाबेसेस हैं बाकी चीजों के, वो आधार से सब क्लीन हो गए। बैंक अकाउंट के डेटाबेस क्लीन हो गए, बेनामी बैंक अकाउंट खत्म हो गए, क्योंकि लोग जो है अपने कुत्तों के नाम से बैंक, अब कुत्ते का तो आधार है नहीं, तो बेनामी अकाउंट खत्म हो गए। उसी प्रकार से पैन कार्ड खत्म हो गए डुप्लीकेट। तो ये जो क्लीनिंग हो गई डेटा की, उससे कितना फायदा हुआ आप सोचिए। इनकम टैक्स, मगर टैक्स की कंप्लायंस बढ़ गई जी, जीएसटी भी उसी के ऊपर आधारित हो गया। तो ये जो सिस्टम्स जो थे, डिजिटल सिस्टम्स जो बने, उन डिजिटल सिस्टम में आधार के परमिशन के कारण बहुत सारे सुधार हो गए। तो गवर्नेंस में बहुत ज्यादा परिवर्तन इससे आया। कमाल की बात है सर। हमने ये सब आधार, यूपीआई, इनके बारे में सिर्फ सुना था, एक एक शब्द में जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे सर, लेकिन जिस डिटेल में आपने समझाया, एकदम मतलब खुशी का सर ठिकाना नहीं है। क्या कमाल की चीज़ है सर। ओएनडीसी, ये क्या प्रोजेक्ट है, ये क्या चीज़ है, इससे किस तरह हम लोग क्या बदल रहे हैं सर? देखिए, ओएनडीसी अभी नया प्रोजेक्ट है, 2-3 साल पहले ये हुआ है। इसकी परिकल्पना में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं समझने का प्रयास करता हूँ। जी जी जी। अभी क्या है कि हम मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने में कौन कैसे खरीदते हैं? डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स में आपके पास 2 एप्लीकेशन हैं, एक ने और एक फ्लिपकार्ट है, मोटे तौर पर तो यही है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में क्या है कि अमेजोन से सामान आप खरीदिएगा तो आपको अमेजोन का एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, अपने ऐप डाउनलोड करना होगा अमेजोन का, और फिर अमेजोन प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको आप खरीद सकते हैं। उसी तरह फ्लिपकार्ट का एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से अमेजोन पे चले जाए, राइट जी, ये संभव नहीं। यही संभव है। तो ये जो प्लेटफॉर्म की जो इकोनॉमी है जी, उस प्लेटफॉर्म की इकोनॉमी से क्या हुआ कि कुछ प्लेटफॉर्म बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए जी। तो अमेजोन है दुनिया में, और उसी प्रकार से आपका फ्लिपकार्ट है। और प्लेटफॉर्म के और उदाहरण देता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या है? फेसबुक है, ट्विटर है जी, अब एक्स हो गया ना जी, उसी प्रकार से अब इस तरह का चीज हो गई। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ये प्लेटफॉर्म की ये है कि जो बायर और सेलर ही दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। सही, ठीक बात है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि उनके जो एपीआई है, उनके जो कनेक्टर्स हैं, उनके जो हुक है जी, वो हुक जो है प्रोप्राइटरी हुक है जी। तो हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था का इमेजिन किया, और ये कोविड के वक्त में ही हुआ। कोविड के वक्त में ही ये चीज़ें हुई, भाई किस तरह से हम डिजिटल कॉमर्स को हम डेमोक्रेटाइज कैसे करें। तो जैसे मान लीजिए छोटा मोटा कोई आदमी है, अब छोटा मोटा आदमी अपना बेचना चाहता है कुछ सामान, तो अब सामान बेचने के लिए कहाँ? अमेजोन पर जाएगा, अमेजोन पर सेलर बनेगा जी। अमेजोन वाला कहेगा भैया 30% मुझे दे दो, खर्च चाहिए उन्हें, कब चाहिए, इतना ट्रैफिक है, ठीक है जी। अमेजोन पर ट्रैफिक 30%, फिर उसके बाद अमेजोन उसका ट्रांसपोर्ट भी करेगा, तो ट्रांसपोर्ट में भी अमेजोन पैसा लेगा जी। तो एक्चुअली होता क्या है कि धीरे धीरे, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म्स का अडॉप्शन इतना बढ़ गया जी कि ये मोनोपोलीज हो गए। ठीक बात है। और मोनोपोलीज हो गए तो अपना ये एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, तो ये होने लगा जी। उस तरह से और भी प्लेटफॉर्म्स आए, जोमेटो है, स्विगी है, या बाकी सब फूड डिलीवरी में प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जी। बेसिक आइडिया ये था कि इस पूरे व्यवस्था को हम कैसे डेमोक्रेटाइज करें, कैसे छोटा आदमी भी अपना दुकान, डिजिटल दुकान लगा सके जी, और कोई भी आदमी उसकी दुकान पे पहुंच सके जी। तो आप ये मान के चलिए कि एक तरफ तो प्लेटफॉर्म में एक बायर और एक सेलर प्लेटफॉर्म दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब ऐसा हम व्यवस्था करें कि कोई बायर प्लेटफॉर्म कि कई सारे सेलर प्लेटफॉर्म है, उनसे बात कर सकता है, और कोई भी सेलर प्लेटफॉर्म किसी भी बायर ऐप से बात कर सकता है जी। तो ये बजाय प्लेटफॉर्म के हम लोगों ने नेटवर्क बनाया। ठीक समझा सर। नेटवर्क का मतलब है कि जैसे एम अगर प्लेटफॉर्म उधर है और एन सेलर इधर है, तो एम इज टू एन कनेक्शन होने लगे। तो कहने का मतलब एक तरफ सेलर प्लेटफॉर्म है, एक तरफ बायर प्लेटफॉर्म है, और बीच में एक मैश क्रिएट कर दिया, जिसको नेटवर्क कह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सर, अब हम पॉडकास्ट की आखिरी तरफ चल रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा सर, आजकल एक तो साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, लोगों का
एक एक डर सा है डिजिटल कोई भी चीज़ को शेयर करते हुए, डेटा शेयर हो रहा है, ये शेयर हो रहा है, वो शेयर हो रहा है, डेटा दुनिया में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मार्केट क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ पर पैसा बेचा जा सकता है। इन चीज़ों के ऊपर भारत सरकार ने किस तरह काम किया कि ये चीज़ों में आपको सिक्योरिटी रहेगी और मैं जो सरकार को दे रहा हूँ वो सेफ है? देखिए, ऐसा है कि डिजिटल फ्रॉड 2 तरह से होता है। एक तो फ्रॉड होता है कि आपको जो चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो आप शेयर कर बैठते हो। अब डिजिटल सिस्टम तो नहीं जानता है कि आप शेयर कर रहे हो। तो मान लीजिए ओटीपी कहा जाता है, ओटीपी किसी से शेयर मत करो, फिर भी आप ओटीपी शेयर कर देते हो। तो एक जो चीज़ है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। उसका और कोई इलाज नहीं है। लोगों को जागरूक किया जाए कि भैया ओटीपी आता है या कुछ आता है तो आप शेयर मत कीजिए, ठीक है ना? यही तरीका है उसका, और कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि जो स्कैम हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम, विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आपका सामान जो है वो कस्टम पे रोक लिया गया है, या आपके फ़ोन से बहुत फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट लोग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। जी। इस सब चीज़ के लिए भी अवेयरनेस ही तरीका है, ठीक है ना? उसके लिए आपको याद होगा होम मिनिस्ट्री ने 1930 नंबर 1930 एक शुरू की है सर्विस, जिसमें कि आपको अगर कोई इस प्रकार का जज का और वो कस्टमर सालों में आता है तो उस तरह से आप उसको, तो ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए, कोई भी परिवर्तन होता है या कोई भी डेवलपमेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आपकी। जाहिर है भाई, ये तब डिजिटल जब होगा, इतना ईज होगा, तो उसके साथ साथ लोग इसका एडवांटेज लेने का प्रयास भी करेंगे। तो उसके साथ साथ ये चैलेंज है, साइबर फ्रॉड या स्कैम कॉल, स्पैम कॉल्स, वो हमें सवेरे से लेके शाम तक आता है। भाई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो अपनी नोएडा में, अब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो हम तो कहते भैया पैसे ही नहीं है, तो पैसा तुम दे दो तो हम प्रॉपर्टी खरीद ले। तो इस प्रकार की चीज़ों का अवेयरनेस एक तरीका है। दूसरा नंबर, सरकार भी साइबर जो फ्रॉड है, बाकी सब चीज़ें रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं उनके बारे में डिटेल में तो नहीं कहना चाहता, या मैं ऐसा नहीं कि मैं जा नहीं सकता, लेकिन डिटेल में जाने का कोई पर्पज नहीं सर होगा मैं वाला है लोग व्यूअर्स के लिए। बट ब्रॉड तरीका ये है कि अवेयरनेस, सिटीजन एम्पावरमेंट एंड, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपके पास आता है पोटेंशियल स्कैम है, ये स्पैम कॉल है। तो इस तरह के इंटेलिजेंट सिस्टम भी एआई का लोग इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोग आवाज़ उसको रोक रहे हैं फ्रॉड को। कि जैसे मान लीजिए हमने सिम लिया और सिम लेकर के हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं, लेकिन हमने 50 लोगों को फ़ोन कर दिया, तो पहले सिस्टम जानता है अच्छा भाई ये नया सिम लेकर के एक साथ 100 लोगों को फ़ोन क्यों कर रहा है, ये स्पैम कॉल। तो स्पैम कॉल है। तो इस प्रकार से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसमें काफ़ी एक्टिव हुए हैं, तो ये रोका जा रहा है। सर, विश्व ने एक ऐसी त्रासदी देखी, एक ऐसा समय देखा जो किसी की भी इमेजिनेशन से बहुत दूर था। हम लोगों ने जब इसके बारे में सुनना शुरू किया तो हमें तो ये झूठ लगता था, मजाक लगता था कि अफ्रीका में कोई वायरस आउटब्रेक हो गया, कहीं कुछ हो गया। हम लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। देखते देखते चाइना के बारे में खबर सुनी, बाकी विश्व के बारे में देशों के बारे में खबर सुनी, और घर तक ये चीज़ आ गई, और घर ने इसका वो मंजर देखा जो फिर भगवान कभी किसी को ना दिखाए। उस दौरान भी आपने डिजिटलाइजेशन की मदद से एक ऐसा काम किया जो अद्भुत है। सर, वो काम क्या था? आप खुद बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि मैं उस वक्त KRAI का सौभाग्य है मेरा, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत काबिल व्यक्ति हूँ, बट मेरा ये सौभाग्य रहा, और जैसा मैंने आपको पूरा बताया कि जीवन में शुरुआत से डिजिटल में मेरा इंटरेस्ट रहा, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे ऐसे मौक़ों पर मैं सही समय पे सही जगह पे पोस्टिंग रही मेरी, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा। तो ये 2000 की बात है। 2000 में मार्च में आपको याद होगा कोविड का प्रारंभ हुआ था। हमें करीब 16-17 मार्च को लॉकडाउन हुआ था इस देश में पहला। उस वक्त में TRAI के चेयरमैन के पद पर पोस्टेड था। तो जब ये कोविड हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने हमारे एक कमेटी बनाई, जिसमें मैं मेंबर था, जिसमें जो आपके टाटा सन्स के चेयरमैन हैं वो मेंबर थे, मिस्टर क्या बोलूँ था मैं नाम भूल रहा, मिस्टर महिंद्रा मेंबर थे उसमें, प्रिंसिपल साइंटिफिक। 7-8 लोगों की कमेटी थी, अप्रैल में उन्होंने बनाई, और हम लोग कमेटी के मेंबर्स अपने अपने घरों से जूम कॉल पे मिलते थे कि भाई किस प्रकार से हम इस त्रासदी में हम सिटीजन्स को थोड़ा एम्पावर कर सकें। उस समय याद होगा आपको, लोग एक दूसरे जा नहीं पाते थे,
तो डिजिटल कोई पास हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। और ऐसा पास जो यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से चला आदमी, तो यूपी वाले भी उसको रेस्पेक्ट करें। अब मान लो उसको रांची जाना है तो बिहार वाला और झारखंड वाला भी उसको करे। तो इस प्रकार के कुछ चीज़ों पे क्या हम कर सकते हैं, कोविड का क्या वो होगा, आगे प्रेडिक्शन क्या होगा, इसके बारे में टाटा का जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो भी, टाटा ट्रस्ट, वो भी काम कर रहा था। तो बहुत सारे लोग, इसको हम लोगों ने बात करना शुरू किया। उसी वक्त मेरे जहन में, हमारे बातचीत करते करते हमारे कुछ और मित्र लोग हैं, हमारे नंदन नीलेकणी जी हमारे आधार में काम उन्होंने ने साथ साथ दिया, तो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे और बड़े हमेशा एक एक लीडर है जी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो उनसे बातचीत होती रहती थी और भी लोग थे। तो हम लोगों ने बनाया कि भाई अगर उस समय वैक्सीन की कोई बात नहीं थी, तो ये हुआ कि वैक्सीन जब अगर आ गई, कब आएगी पता नहीं, अगर आ गई तो इस देश में लगेगी कैसे, ये बड़ा सवाल था। तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया, उसका टाइटल था वैक्सीनेटिंग 1.3 बिलियन इंडियंस, 130 करोड़ लोगों को कैसे वैक्सीन कराई जाए। तो वो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उसको प्रस्तुत किया, वो भी रिमोटली अपने घर में बैठ के बताया। और हमारा ये हमने बताया कि देखिए साहब, वैक्सीन अभी तो नहीं आई, लेकिन अगर वैक्सीन आ गई तो अब लगाएंगे कैसे। मान लीजिए एक वैक्सीन के 2 या 3 डोज लगेंगे। हमारे यहाँ अशिक्षा इतनी है, लोगों को पता ही नहीं रहेगा कौन सी वैक्सीन लगी, कब लगी थी मुझे, फिर कौन सी वैक्सीन लगी। मान लीजिए 2-3 तरह की वैक्सीन आ गई, तो कौन सी वैक्सीन मैंने पहले लगाई थी, अब दूसरी वाली वही लगेगी, दूसरी तो लग नहीं सकती। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि हम कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाए जो कि पूरे वैक्सीन की अकाउंटिंग कर सके, ये इंडिविजुअल लेवल पर बता सके कि भाई साहब आपको वैक्सीन फलानी जगह लगी है और फलानी तारीख को लगी है, अब दूसरा आपका ये डोज ड्यू है। प्लस हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें लोगों को कहाँ कहाँ वैक्सीन लग रही है उसको कर सके। तो हमने कहा थी, ये ब्रॉडली उस समय आइडिया नहीं था कैसे वैक्सीन लगेगी क्या होगा, तो हमने कहा साहब एक डिजिटल सिस्टम होना चाहिए और तैयार रखे पहले तक, जब ये पहले तैयार रखे जी। तो प्रधानमंत्री जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा, शर्मा जी आप तो TRAI के चेयरमैन हैं, आपको तो कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन आपने इतना दिमाग लगाया इसमें, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई है आपको, हम लोग इस पर काम करेंगे। तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री को कि इसमें एक टास्क फोर्स बनाइए और टास्क फोर्स बना के इसका डिजिटल बैकबोन तैयार करने का काम शुरू कीजिए। तो साहब टास्क फोर्स बना होगा, मुझे नहीं पता है। मैं सितंबर में रिटायर होकर के अपने घर चला गया। 30 सितंबर को 2000 को मैं रिटायर हो गया, 5 साल 62 साल की उम्र मेरी हो गई, मैं रिटायर हो चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जनवरी में शुरुआत में मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आया। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे कैडर के झारखंड कैडर के थे, जो राजीव गौवारी। उन्होंने कहा सर आप दिल्ली आइए, दिल्ली आ सकते हैं, आ सकते हैं। 5 या 6 जनवरी की बात है। तो उन्होंने कहा साहब देखिए वो आपने कहा था तो बनाया लोगों ने, बट वो बना नहीं अच्छे से, वो काम नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी बहुत खुश नहीं हैं। आप देखिए कि इसको कैसे, आप जो रिसोर्स आपको चाहिए, जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप सब लीजिए और इसको आप लीडरशिप प्रदान कीजिए। उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया एंड चीफ ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, है ना, कि मतलब एम्पावरमेंट, क्या नाम था मुझे अब नाम याद नहीं है उसका, एक संस्था बनाई, मतलब एक प्रकार से उन्होंने मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। और मैं फिर आया यहाँ दिल्ली। दिल्ली में आके फिर तो मैं रिटायर हो चुका था, तो मैं जाकर के वही मिनिस्ट्री में मुझे कमरा दिया गया, गाड़ी वाड़ी दे दी गई, काम चाहिए भाई आप बनाना शुरू कीजिए। तो फिर हम लोगों ने करीब 10-11 तारीख से उसको बनाना शुरू किया। मैं प्रधानमंत्री जी से स्वयं मिला 14 जनवरी को 2021 को कि, और प्रधानमंत्री जी 16 तारीख से उसको चालू करने वाले थे वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर आपको याद होगा 16 जनवरी 2021 में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था, जो हेल्थ वर्कर्स से फ्रंट लाइन वर्कर में, म्यूनिसिपल वर्कर्स में, इस तरह से शुरुआत हुई थी। बाद में फिर सीनियर सिटीजन्स की शुरुआत हुई, फिर वहाँ बढ़ता था। तो 16 तारीख को उनको करना था। मैंने थोड़ा रिव्यू किया, मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा साहब देखिए ये 16 तारीख तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो थोड़ा आप मतलब
माफ़ कीजिएगा मुझे कि मतलब अगर नहीं हो पाएगा तो ये मत कहिए, नाराज़ मत होइएगा। तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें, बिकॉज बेसिकली जो बनाया गया था वो चल नहीं रहा था। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पहली डोज पे कोई बात नहीं, पहली डोज चलने दीजिए, दूसरी डोज के पहले तक आप इसको बढ़ा दीजिए, महीने भर का टाइम आपके पास है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 5 लोगों की टीम तैयार की। ये हमारे साथ पहले उन्होंने काम किया हुआ था आधार में और आईटी में। तो उन लोगों के माध्यम में जानता था उनकी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। तो वो लोग, अब हम लोग मिल तो सकते नहीं थे, तो सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके अपना जूम पे बात करते थे। तो हम लोगों ने बनाना शुरू किया उसको, और उसी में कोविन बना हमारा। और कोविड मन के शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा कुछ मतलब झंझट भी हुआ, अच्छे से नहीं, ग्लिचेज़ आए एग्ज़ैक्टली। उसके बाद इतना प्रॉब्लम हुआ, वो लोग बॉट्स का इस्तेमाल करने लगे। बट हमने धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव करके आज जो है कोविन हमारा दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। मेरे पास 240 करोड़ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स उस कोविन के प्लेटफ़ॉर्म पे अब हैं, और पूरे सिस्टमैटिक ढंग से बना। अगर ये नहीं होता तो आप सोचिए, आपको याद होगा रेमडेसिविर उसका गायब हो चुकी थी दवाई, गायब हो चुकी, तो कितना झंझट हुआ था, जो बिना तो इस कीमत में मिलती थी, ब्लैक मार्केटिंग हुई। उसी प्रकार से आपको याद होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स जी, बट वैक्सीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। वैक्सीन में कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कुछ हर एक आदमी को खोज सकता था जी। फिर प्रधानमंत्री जी खुद मतलब बोलते थे, क्रिकेट के स्कोर की तरह हम लोग देख रहे हैं, हमारा एक रियल टाइम डैशबोर्ड आता था कि किस स्टेट ने, किस हॉस्पिटल ने कितनी वैक्सीन लगा दिए, कौन कौन से वैक्सीन लगे, किसके फर्स्ट डोज लगी, किसकी सेकंड डोज लगी, डैशबोर्ड उसका क्रिएट हुआ। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि, बड़ा काम हुआ, और मुझे लगता है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और उसके बाद अब कोविड खत्म हो गया है, तो अब वो कोविड की जो कोविन का जो वो है, उसको रीपर्पस कर दिया सरकार ने। अब जैसे कि हमारा जो हमारी बच्चों की वैक्सीन है, 12 वैक्सीन जो है ना, हेपेटाइटिस बी की, पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की ड्रॉप्स, ये सब यूविन करके उसको यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उसको तब्दील कर दिया गया, और ये काम कर रहा है। सर, पॉडकास्ट को समाप्त कर दो, हालांकि मेरा मन तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से, जिस एनर्जी से जो बातें आपने बताई है सर, मैं ये आपको गारंटी कर सकता हूँ कि बहुत लोगों के, और क्योंकि आप नंबर्स में डील करते हैं तो मैं कहता हूँ सर, तकरीबन 95% लोगों के की आंखें आज एक अलग लेवल पर खुलेंगी। उन्हें जो जानने को मिलेगा वो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना है। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इसलिए कि आप समय निकाल के आए, इसलिए कि जिस आपने उत्साह के साथ सब बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसलिए कि जो काम आपने देश के लिए कर दिया, लोगों को शायद इस बात का पूर्णतः एहसास नहीं है कि वो किस तरह का काम आपने कर दिया, किस तरह से देश को आपने एक सशक्त बना दिया है आगे बढ़ने के लिए। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा सर कि हम इसका पार्ट 2 पॉडकास्ट भी करेंगे, जहाँ मैं आपसे फिर मिलूंगा और डिटेल में फ्यूचर कहाँ जाए। सॉरी सर, फ्यूचर का सवाल पूछना भूल गया, फ्यूचर भी पूछूंगा एक बार, मैं इसको खत्म करिए, और डिटेल में जानना चाहूँगा सर ये बात जा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। देखिए भाई, ये जो है ना, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि कुछ जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स है, उनको मैं एक्सप्लेन कर पाया आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। दूसरा ये है कि कई बार ये मानना कि मैंने ही सब कुछ किया, ये मैं नहीं मानता। इसे पूरी व्यवस्था, पूरी टीम है, इसलिए मुझे क्रेडिट देना कि मैंने ये सब कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि डिजिटल इंडिया की जो डिजिटल जर्नी है, उस जर्नी में कहीं न कहीं मैं सहभागी रहा, कहीं न कहीं मैं पार्टनर, कहीं न कहीं मैं छोटा-मोटा रोल जो मुझे प्ले कर सकता था, मैंने किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो जो हम लोगों का डिजिटल इंडिया का जो एक प्रकार से विज़न था, वो विज़न बहुत तेज़ी से साकार हो रहा है। अब हम लोगों ने ओएनडीसी किया, हम लोगों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किया, वो भी एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई है। तो आज डीपीआई जो दुनिया ने G20 में आपने देखा होगा कि डीपीआई का किस प्रकार से लोगों ने मतलब उपलब्धि हुई, और उस पर अलग से पैराग्राफ्स लिखे गए, और अब दुनिया में अलग-अलग चीज़ें हो रही है। कुछ दिनों पहले, मैं 3-4 दिन पहले की बात है, अफ्रीका के एम्बेसडर्स और हेड ऑफ द स्टेट्स, हेड ऑफ द चांसलरी वगैरह जो थे, एचओसीज, उनकी एक बैठक हुई थी यहाँ पे गेट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में। उस बैठक में मैं गया, तो लोगों ने कितना इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। तो मुझे लगता है कि भारत ने एक नया तरह से नई चीज चार्टर की है। उस वक्त लोग बोलते थे, अरे कोई नहीं कर पाया, ब्रिटेन के आईडी कार्ड फेल कर गया, आप कैसे कर लीजिए वैसा। तो हम लोग जो वेस्टर्न उसके प्रति जो है कितना कि वेस्टर्न वाले लोग नहीं कर पाए, या उनका सिस्टम दूसरा है, वो हम लोगों ने कर दिया। तो ये खुशी इस बात की नहीं है कि मात्र इस बात की ही नहीं है कि लोगों ने उसको
और कितना हमारा हुआ। बल्कि खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने नए तरीके से नए चातंब किया। उदाहरण देखिए, आधार की कॉस्ट, एक आधार की कॉस्ट 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया से कम है। 8,000 करोड़ में 120 करोड़ लोगों का आधार बना, तो करीब करीब 65-70 रुपया कॉस्ट पड़ती है, $1 बन गई। अंग्रेजों ने जो शुरू किया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन का यूके आईडी कार्ड, उसकी कीमत थी 135 ब्रिटिश पाउंड्स प्रति आईडी कार्ड। 135 ब्रिटिश पाउंड और रुपए में हो गया, 1 ब्रिटिश पाउंड से हमारा कम हो गया, तो 135 और 1, ये है परसेंटेज। तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इंटरऑपरेबल, मतलब आपस में बात करने वाले, पॉपुलेशन स्केलेबल, ठीक है ना, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। उसके बाद फ्रूगल, सबसे बड़ा जो फ्रूगल मतलब कम पैसे में बनने वाली चीजें हैं। हम लोगों ने बहुत कोई कॉस्टली चीज नहीं बनाई, लेकिन किसी मायने में वो कम नहीं है किसी देश के, किसी दुनिया के उससे। तो यही चीज है जो हमारा जो ग्लोबल साउथ है, जिसकी बात हम लोग करते हैं, जहाँ पे अफ्रीका है या बाकी जो देश हैं, कॉन्टिनेंट, जिन लोगों को जरूरत है, जो रिलेटिवली उतने संपन्न नहीं है, उन लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की ऐसी जरूरत है जो हम लोगों ने बनाई है। तो ये हमको खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने जो अपना रास्ता चुना, वो रास्ता किसी को देख के नहीं चुना, बल्कि हमने अपना रास्ता खुद बनाया इस देश की डिजिटल क्रांति में। तो ये है बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इस पूरी यात्रा में कुछ पार्ट करने का मौका मिला। सर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस यात्रा को आपसे स्वयं सुनने का हमें मौका मिला। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जेबी सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। पार्ट 2 आपके साथ ज़रूर होगा। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।